ये क्वेश्चन मैंने लिख भी लिया है। आप लोगों ने क्वेश्चन लिखा था या नहीं लिखा था? यहाँ पे फिर इंटरनेट का मसला होता है कहीं पे। चलो लिख ले, मैं बता रहा हूँ। डिवाइड आर इज 500 अमोंग अरहम, मरियम एंड साइम, so that Arham gets 2/3 of what Maryam gets, and Maryam gets 1/4 of what Saim gets. Find the share of each. ठीक है, अब इस केस में उसने डायरेक्ट रेशो नहीं दिए, उसने उसी तरह पार्ट ऑफ अरहम गेट्स 2/3 ऑफ ये और मरियम गेट्स 1/4 ऑफ ये एक दूसरे के साथ मिंगल कर दिया है। टोटल उसने हमें रकम दी है 500, बट इसने सिंपल सेंटेंसेस में नहीं दिया कि 2:3:4। हम क्या करेंगे, हमें जो ये 3 बंदे दिए गए, हमें ये भी पता है 3 बंदों में मनी डिस्ट्रीब्यूट हुई है, कितनी टोटल मनी है वो भी डिस्ट्रीब्यूट। अब हम इनके रेशो निकाल लेंगे कि यार अरहम को कितना मिलेगा, मरियम को कितना मिलेगा, साइम को कैसे मिलेगा। यहाँ पे मैं कर रहा हूँ स्टेप बाय स्टेप स्लोली। आप लिखे ना, मैं मिटाऊंगा नहीं, ये समझना लाजमी है। आप यहाँ पे मेरे साथ साथ देखें, लिखने के बाद किसी को समझ नहीं आई तो मैं रिपीट कर दूंगा। इसे हम डायरेक्ट भी कर सकते हैं, जो इंजीनियरिंग के स्टूडेंट्स है कि सर हम इसे डायरेक्ट भी कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। बट मैंने शुरू में कहा था कि मैं एक मेथड से करवाऊंगा, मेथड्स दोनों ठीक है। जो मेरे मेथड से एक ही मेथड से करना चाहे उन्हें पहले इसमें से रेशो निकालना होगा कि सर हम रेशो कैसे निकालेंगे। मैं भी रेशो निकालने लगा हूँ, प्लीज काइंडली लुक एट द बोर्ड और अभी ना लिखें, समझे इस चीज को, स्टेप बाय स्टेप समझ आ जाए। उसके बाद मैं एरेस नहीं करूंगा, ये इंपॉर्टेंट है। जब आप लिखेंगे पूरी तरह फिर उसके बाद एरेस करूंगा, ठीक है। अब यहाँ पे देखें मैं क्या करने लगा हूँ। वो कह रहा है क्या टोटल 500 है अमोंग अरहम, मरियम एंड साइम। 3 लोग है, अरहम, मरियम एंड साइम। अरहम को मैं ए कहता हूँ, मरियम को एम कहता हूँ, साइम को एस कह देता हूँ। सो दैट अरहम गेट्स 2/3 ऑफ व्हाट मरियम गेट्स। अरहम को जो मिल रहा है, कितने लोग हैं, अरहम, मरियम और साइम, 3 लोग हैं, ठीक है। 500 रुपए इन तीनों के दरमियान डिवाइड करने हैं। वो कह रहा है कि मरियम और साइम 3 लोग हैं, अरहम गेट्स 2/3 ऑफ व्हाट मरियम गेट्स। अरहम को कितना मिल रहा है, 2/3 ऑफ व्हाट मरियम गेट्स। मरियम को जो मिल रहा है उसका 2/3 अरहम को मिल रहा है, ठीक है। और मरियम गेट्स 1/4 ऑफ व्हाट साइम गेट्स। मरियम को क्या मिल रहा है, व्हाट 1/4 ऑफ व्हाट साइम गेट्स। और साइम को नहीं बताया, इट मींस साइम को अपना हिस्सा मिल रहा है, ठीक है, एक पूरा पार्ट मिल रहा है। तो इसको मैंने ऐसे लिख लिया है। दोबारा पढ़ते हैं कि यार अरहम, मरियम 3 लोग हैं, हम इन तीनों के रेशो कैसे निकालेंगे, इस फ्रैक्शंस में से हम लोग इसे सिंपल प्लेन वर्ड्स में कैसे करेंगे। तो मैंने आपको बताया कि यार देखें, अरहम के नीचे लिखे अरहम को क्या मिल रहा है, 2/3 ऑफ व्हाट मरियम गेट्स। मरियम को जो मिल रहा है उसका 2/3 अरहम को मिल रहा है। इसे फिलहाल ना देखें, सिर्फ इस चीज को समझे, ठीक है। अरहम गेट्स 2/3 ऑफ व्हाट मरियम गेट्स। उसके बाद सिर्फ मरियम का देखें, मरियम को क्या मिल रहा है, मरियम गेट्स 1/4, मरियम गेट्स 1/4 ऑफ व्हाट साइम गेट्स। साइम को जो मिल रहा है उसका 1/4 मरियम को मिल रहा है, और साइम का वही उसे एक पार्ट मिल रहा है, मतलब उसका नहीं का, अगर नहीं का उसे अपना एक हिस्सा, अपना हिस्सा मिल रहा है, जो साइम को मिल रहा है वही मिल रहा है, ठीक है, 1 पार्ट मिल रहा है। अब मैथ्स में क्या होता है, जब भी 2, 3, 4 अननाउंस हो, हम क्या करते हैं, हम पहले एक निकालते हैं, एक की टर्म्स में। अगर x y हो तो हम y हटा के सिर्फ x रखने की कोशिश करते हैं, x निकाल के फिर पुट करके y में फाइंड करते हैं, ठीक है। इस तरह यहाँ पे मुझे नजर आ रहा है कि यार s मेरे पास 2 है। अब मैं क्या करूंगा, इस चीज को भी s की टर्म में लिखूंगा। कैसे लिखूंगा, देखें 2/3 मैंने उसी तरह लिखा। ये जो है मरियम को क्या मिल रहा है, 1/4 ऑफ साइम, तो मरियम की जगह मैं यहाँ पे लिखूंगा 1/4 ऑफ व्हाट साइम गेट्स, ठीक है। मैंने क्या कर लिया, सिंपली मरियम के जगह जो उसे पार्ट मिल रहा था वो लिख लिया, और फिर मैंने उसी तरह रेशो कर लूंगा, 1s के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है तो s डिवाइडेड बाय 4, और यहाँ पे सिंपल s लिख लूंगा उसी तरह। नीचे कुछ नहीं है तो मैं 1 डाल देता हूँ, ठीक है, कुछ नहीं है आगे एलसीएम लेने के लिए। चले फिलहाल कंफ्यूज नहीं करना चाहें तो सिर्फ s लिख सकते हैं। तो मैंने क्या कर दिया, मैं चाहता हूँ कि यार तीनों को मैं s की फॉर्म में लिख लूँ, ठीक है। तो मैंने सिंपली मरियम की जगह यहाँ पे m की जगह ये चीज डाल दी, क्योंकि मरियम को ये पार्ट मिल रहा है। मरियम गेट्स
1/4 ऑफ साइन, तो मरियम गेट्स 1/4 ऑफ साइन। अब इस चीज को मैं सिंपली मल्टीप्लाई करूंगा, ये s के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, s4 हो जाएगा, ठीक है। ये 2/3 इसी तरह मल्टीप्लाई हो जाएंगे, ये s/4 उसी तरह रह जाएगा, और ये s/1 में कर दूंगा। यहां तक क्लियर है? अब मैं इस चीज को मल्टीप्लाई कर देता हूं सिंपल, ये हो जाएगा 2s 4 3 के साथ मल्टीप्लाई होकर 12, ठीक है। अगर इसे आप मजीद सॉल्व करना चाहें s/6 वो भी ठीक है। चलिए अगर आप लोग कहते हैं तो s/6 कर लेते हैं, बट इसे ऐसे ही रहने था तो आपको एलसीएम क्लियर हो गई जाए आगे। यहां तक समझ आ गई है? अब इस चीज से हम लोग रेशो कैसे निकालेंगे? एलसीएम के थ्रू। एलसीएम जिसको नहीं लेना आता मैं यहाँ पे दिखा देता हूँ, ठीक है। यहां तक आप लोग नोट कर लें, यहां तक किसी को कोई इशू? ठीक है, ये नोट कर लें। नोट कर लिया तो बताया कि सर कर लिया, आगे फिर मैं बढ़ता हूँ, एलसीएम सिखा देता हूँ, उसके बाद इसको सॉल्व करते हैं। अब मैं आप लोग को एलसीएम लेना सिखाता हूं, जो कि 90% लोगों को आता होगा, जिसे नहीं आता वो यहाँ पे देखें कि एलसीएम कैसे लेते हैं। एलसीएम की बात कर रहे हैं, ठीक है। जब भी आपके पास ऐसी चीज हो, फॉर एग्जांपल 1/4 + 5/7 + 8/1, तो इस चीज को आप लोग कैसे एक फ्रैक्शन के अंदर लेके आएंगे? अब लास्ट टाइम किसी ने हमसे पूछा कि सर आपने x + 2x/10 = 264 था, तो इसको यहाँ पे इसके साथ मल्टीप्लाई किया, इसको यहाँ सिंपली 10 हम यहाँ क्यों नहीं लेके गए? हमने यहाँ पे एलसीएम नहीं लिया था। एलसीएम जब भी आपके पास ऐसे टर्म्स हो, उसको एक कंबाइंड फ्रैक्शन के नीचे लाने के लिए हम लोग एलसीएम लेते हैं, ठीक है। तो अब मैं क्या करूंगा, मैं आपको पहले इसके थ्रू एलसीएम लेना सिखा दूंगा। एलसीएम के लिए आप लोग क्या करेंगे, जो भी यहाँ पे गिवन है, नीचे 1 है, 1 को इसी तरह लिखे, छोटे से बड़े की तरफ आ जाए, सबसे छोटे को यहाँ पे लिखें, उसके बाद 4 है, इसको यहाँ पे लिखें, उसके बाद 12 है, इसको यहाँ पे लिखें, ठीक है। अब आप क्या करेंगे, 1 को छोड़ के 1 से तो सब डिवाइड होते हैं, 2 से स्टार्ट लें, जो चीज 2 से डिवाइड हो रही है उसे डिवाइड करते रहें, 2 1 1 को इसी तरह रहने दें। हमारा अल्टीमेट गोल ये होगा कि नीचे सारे 1 1 1 आ जाए, ठीक है। 2 2 × 4 2 6 × 12, उसके बाद 2 से दोबारा ये दोनों डिवाइड हो रहे हैं, तो फिर मैं 2 लिखूंगा, 2 1 2 1 2 3, ठीक है। उसके बाद 1 1 उसी तरह मैं लिखूंगा, सिर्फ 3 रह गया है, 3 2 से डिवाइड नहीं होता, 3 से होता है, तो 3 लिखूंगा, यहाँ पे आ जाएगा 3 1 × 3, ठीक है। अब मैं क्या करूंगा, इन तीनों को मल्टीप्लाई करूंगा, तो ये हो जाएगा 3 × 2 × 2 6 × 2 12। इट मींस आपका लीस्ट कॉमन मल्टीपल, लीस्ट कॉमन फैक्टर इन तो तीनों का 12 आ रहा है। तो अगर आप ऐसे करेंगे, फॉर एग्जांपल यहाँ पे है 2/12 + 1/4 + s + 1/1, इट मींस यार आप यहाँ पे 12 लिखेंगे। यहाँ पे 12 लिखने के बाद आप क्या करेंगे, यहाँ पे गौर से देखिए, इस 2 को इसी तरह लिखेंगे, इसको यहाँ पे लेके आएंगे, इसको इसी तरह लिखेंगे, इसके साथ खाली जगह छोड़ देंगे,
बीच में प्लस है, यहाँ पे प्लस डाल दे, इस 1 को यहाँ पे लेके आए, यहाँ पे खाली ब्रैकेट छोड़ दे, ठीक है। उसके बाद आप क्या करें, इस 1 को यहाँ पे लेके आए, यहाँ पे खाली ब्रैकेट छोड़ दे। हमने क्या किया, इन तीनों का एलसीएम निकाल लिया है, जो कि हमारे पास 12 आ गया है। तो हमने नीचे कंबाइन 12 लिख दिया है, उसके बाद एक कॉमन फ्रैक्शन डाल दिया है। उसके बाद मैंने यही 2 यहाँ पे लिख लिया है, 1 यहाँ पे लिख लिया है, 1 यहाँ पे लिख लिया है। तो 12 1 into 12 यहाँ पे मैं 1 लिख लूंगा, 12 1 into 12 तो यहाँ पे मैं 1 लिख लूंगा। 4 3 into 12 4 को मल्टीप्लाई बाय 3 करोगे 12 आता है, तो यहाँ पे मैं 3 लिख लूंगा। यहाँ पे 1 12 into 12 तो यहाँ पे मैं 12 लिख लूंगा। तो एलसीएम की समझ आ गई। उसके बाद इनको प्लस करेंगे, इज इक्वल टू ये हो जाएगा 2 + 3 + 12 डिवाइडेड बाय 12, 17 डिवाइडेड बाय 12। ऐसे क्वेश्चन आता है तो आप उसे एग्जाम में भी ऐसे प्रेजेंट करेंगे। कौन सा स्टेप रिपीट कर दूं? बताएं, मैं रिपीट कर देता हूं। चले मैं एक दफा दोबारा एलसीएम ले लेता हूं, फिर क्लियर हो जाएगा, ठीक है। आई होप उसके बाद मसला नहीं होगा। अब हम एलसीएम ले, फॉर एग्जांपल हम प्लस कर रहे हैं किन चीजों को, 1 डिवाइडेड बाय 7 प्लस 2 डिवाइडेड बाय 3 प्लस 4 डिवाइडेड बाय 4 कर दो, ठीक है। अब हम इन तीनों को प्लस करना चाहते हैं, तो हम लोग एलसीएम लेंगे। एलसीएम में कौन कौन सी चीजें आएंगी? वहां पे नजर नहीं आ रहा ना। एलसीएम में कौन कौन सी चीजें आएंगी? यहाँ पे 7 आएगा, 3 आएगा, 4 आएगा, 7 आएगा। तो आप क्या करोगे, 2 से डिवाइड हो रहा है ये, बिल्कुल ये 2 से हो रहा है, 3 को इसी तरह छोड़ दोगे क्योंकि डिवाइड नहीं हो रहा। जो नहीं हो रहा उसे इसी तरह छोड़ दो। ये हो रहा है 4 हो रहा है, 7 नहीं हो रहा, 7 को इसी तरह छोड़ दो, ठीक है। उसके बाद 2 से 2 हो रहा है, हाँ हो रहा है, 3 को इसी तरह छोड़ दो, 7 इसी तरह आएगा। इसके बाद 3 से स्टार्ट लो, 3 1 1 7 को इसी तरह छोड़ दो। लास्ट में 7 से लो, 1 1 1। अब इन सबको प्लस कर दोगे, 7 मल्टीप्लाई 3 21, 21 मल्टीप्लाई 2 42, 42 मल्टीप्लाई 2 84। तो यहाँ पे इनको लिखोगे 84, इस 1 को इसी तरह लिख लोगे, इस 2 को इसी तरह लिख लोगे, प्लस 4 को इसी तरह लिख लोगे। बस अब 7 क्या 84 आ रहा है, जो भी 7 मल्टीप्लाई कुछ कर लोगे 84 आएगा, उसको यहाँ पे इंटर करोगे। 3 व्हाट इनटू 84 आ रहा है वो यहाँ पे लिख लोगे, और 4 व्हाट इनटू 84 है वो यहाँ पे लिख लोगे, फिर प्लस कर लोगे। तो आई होप कि एलसीएम लेना अब आप लोग को आ गया होगा। अब हम अपने क्वेश्चन की तरफ वापस आते हैं। अगर एलसीएम नहीं दिया है तो इसमें हमारा 1 घंटे का टॉपिक है पूरा दोबारा आ जाएगा, ठीक है। ये मैं सिर्फ एलसीएम की एग्जांपल्स मैंने 2 दी हैं। अब हम अपने क्वेश्चन की तरफ वापस आते हैं। अब देखें हमारे पास ये चीजें आ गई हैं, 2s डिवाइड बाय 12, s डिवाइड बाय 4, s डिवाइड बाय 1। अपने क्वेश्चन की तरफ वापस आते हैं। हमने क्या कहा था, रेशो सम ऑफ रेशोस। हम जब भी वो फाइंड करते हैं टोटल पार्ट्स, उसके लिए हम सम ऑफ रेशोस करते हैं। अभी नहीं किया, अब हम करने लगे हैं, एस कहीं नहीं गया, अब हम करने लगे हैं। अब हम जब इसका एलसीएम लेंगे, ठीक है, जब हम इसका एलसीएम लेंगे 12, क्योंकि हमने क्या कहा था, सम ऑफ रेशोस, टोटल पार्ट्स फाइंड करने के लिए हमारा पहला स्टेप होता है सम ऑफ रेशोस। तो हम इन तीनों को प्लस करेंगे। जब प्लस करेंगे एलसीएम लेंगे 12 आ जाएगा। ये 2s इसी तरह, इसके पास जो भी है उसे उसी तरह छोड़ दो, 2s प्लस ये s है 25 नहीं है, प्लस इस s को यहाँ पे लेके आओ, ठीक है, प्लस इस s को यहाँ पे लेके आओ। अब देखो 12 1 into 12 सिंपली यहाँ पे 1 डाल दो,
ठीक है। 4 3 इंटू 12 यहाँ पे 3 डाल दो, 112 इंटू 12 यहाँ पे 12 डाल दो। उसके बाद 2s मल्टीप्लाई 1 2s प्लस 3s मल्टीप्लाई हो रहे हैं प्लस 12s डिवाइडेड बाय 12। यहां तक क्लियर है? ठीक है, यहां तक क्लियर है। बस सिंपल अब क्या होगा, आपका तीनों एस के फॉर्म्स में आ गए हैं। ये जो चीज होगी ये अरहम का शेयर होगा, ठीक है। ये साइम का शेयर, मरियम का शेयर होगा, और 12 साइम का शेयर होगा। तो अरहम को मिल रहे हैं 2 पार्ट्स, मरियम को मिल रहे हैं कितने 3 पार्ट्स। इस डिनोमिनेटर को भी इग्नोर कर लोगे, हमने सिर्फ न्यूमरेटर ऊपर वाली चीजें देखनी है। और साइन को मिलेंगे 12 पार्ट्स। अब आपके पास रेशो आ गई है 2:3:12। अब आपके पास टोटल मनी भी आ गई है। टोटल मनी आपके पास कितनी थी, यहां पे अभी हम सोल्व करते हैं। टोटल मनी आपके पास थी 500। सम ऑफ रेशोस आपके पास आती है 2 + 3 + 12 = 17। वन पार्ट में कितनी मनी आएगी, वन पार्ट में आपके पास टोटल 500 डिवाइड बाय 17 कर दोगे। कैलकुलेटर किसी के पास है तो कर ले, मैं मोबाइल से कर लेता हूं। $35.71 वही हम रेशो यूज कर रहे हैं। बस हमारे पास रेशोज आते ही हैं। एलसीएम की फॉर्म में ऐसे सेपरेट फॉर्म्स में जो आए, इसे अरहम का, ये अरहम का हो जाएगा, ये मरियम का हो जाएगा, वो साइम का हो जाएगा। अब हम फाइंड करेंगे किसका, अरहम का। अरहम के लिए हमारे पास क्या है 35.71 पार्ट्स कितने हैं 2 कर दो, ये 70 समथिंग आ जाएगा। मैंने कैलकुलेशन गलत की है, ये 29 दे रहा है। और हम के लिए 29 मल्टीप्लाई बाय 2 कर दो, ये हो जाएगा 58। मरियम के लिए 29 मल्टीप्लाई 3 कर दो, ये आपको दे देगा 88। और साइन के लिए 29 मल्टीप्लाई बाय 12 कर दो, ये आपको दे देगा 352। कुछ फ्रैक्शंस भी आएंगे, ठीक है। इसमें से मेन चीज ये तो वही हमने 3 स्टेप्स में किया, टोटल इतना है, रेशो हमारे पास किया है, हम इसको सम कर रहे हैं। वन पार्ट के लिए टोटल डिवाइड बाय टोटल पार्ट्स, रेशो को सम करके निकालोगे। और हम के लिए आप वही 2s कर लोगे, मरियम के लिए 3s कर लोगे, साइन के लिए 12 मल्टीप्लाई। ये पोर्शन तो इजी है। इसमें से ये डिफिकल्ट है, इस चीज को जब एक दूसरे के साथ मिंगल्ड हो, उन्हें एक फॉर्म में लेके आओ, उसके बाद जब एलसीएम निकालोगे, ये जो फॉर्म आएगी अलग अलग, ये आपको रेशोज देंगे। तो ये क्लियर है। कैलकुलेटर अलाउ नहीं है, बट इतनी डिवीजन तो बंदे को आनी चाहिए कि यार 29 मल्टीप्लाई 12 कितना होता है। बिल्कुल, वी कैन सोल्व दिस बाय सपोजिंग सारिम शेयर एस एक्स, बिल्कुल कर सकते हैं। जरूरी नहीं है कि आप सारिम को एस ही कह दें, जो मर्जी आप करें, कर सकते हैं। 500 डिवाइड बाई 17 आपको डिवीजन नहीं आती, चले मुझे फिर बता दें, मैं आपको बता दूंगा, क्योंकि आप ऑलरेडी हमारे टाइम काफ़ी हो गया। तो डिवीजन स्टेप बाय स्टेप इतना तो आना चाहिए बंदे को, प्लस डिवीजन। देखें आसमा, आप ट्राई करें कि वो अगर आपको आंसर सही दे रहे हैं तो आप वो कर सकते हैं।
500 को मल्टीप्लाई बाय 17 नहीं करेंगे, 17 टोटल पार्ट्स हैं। हम क्या करते हैं, रेशो 12 आ गया है, तो क्यों कंफ्यूज कर रहे हो? उसके क्या क्या वो थे, हम क्या करते थे, सबसे पहले हम क्या करते थे, टोटल मनी 500, टोटल पार्ट्स फाइंड करने के लिए हम इसे प्लस नहीं करते थे, 2 + 3 + 12 17, उस करते थे वन पार्ट के लिए टोटल डिवाइड बाय टोटल पार्ट्स। टोटल हमारे पास कितने हैं, 500 रुपए, और टोटल पार्ट्स कितने हैं, 17 है। 12 एलसीएम लेने के लिए कहीं नहीं गया। अब मैं दूसरे मेथड से भी करवा देता हूं। 12 को आप इग्नोर करेंगे, सिर्फ न्यूमरेटर्स कंसीडर करेंगे रेशो निकालने के लिए। जिसको समझ आ गई है वेल एंड गुड, जिसे नहीं आई इसे मैं दूसरे मेथड से भी करवा देता हूं। आई होप कि उसके बाद जिन लोगों को कंफ्यूजन है वो क्लियर हो जाएगा। आप लोग इसको ऐसे भी कर सकते हैं, यहाँ पे देखें कि यार 3 बंदे हैं, 500 उनमें से डिवाइड हो रहा है, ठीक है, टोटल 500 मनी है। तो आप लोग इस 12 को वहां पे ले जाके मल्टीप्लाई करेंगे, ये 12 यहाँ पे आके मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये आपको साइन का शेयर देगा, 17s डिवाइड बाय 500 मल्टीप्लाई बाय 12 डिवाइडेड बाय 17, ये साइन का शेयर देगा। जब साइन का शेयर आ जाएगा आपके पास, आप फिर ऐसे भी कर सकते हैं। पहले पार्ट में हमने क्या पढ़ा था, मरियम को कितना मिलेगा, मरियम गेट्स 1/4 ऑफ साइन। साइन को कितना मिल रहा है, जो यहाँ से आंसर आएगा उसे डिवाइड बाय 4 कर दो, और हमको कितना मिल रहा है, 2/3 ऑफ मरियम। मरियम का जवाब आपके पास आ जाएगा। तो आप लोग ऐसे भी कर सकते हैं। बट अगर आप लोगों ने सिर्फ पहले रेशो फाइंड करनी है, उसके लिए इसी तरह एक दूसरे के पार्ट्स में लिखें, उसके बाद जो न्यूमरेटर वाले टर्म्स हैं 2s + 3s + 12s, वो आपको रेशो देंगे, उन्हें प्लस कर लें। कंफ्यूज ना करें खुद को। आगे आगे बढ़े। सेकंड मेथड से भी आप कर सकती हैं, आप जिस मर्जी से चाहे कर सकती हैं। नहीं, विदाउट एलसीएम नहीं, क्योंकि आपको सेकंड मेथड से प्लस करना पड़ेगा, रेशो में प्लस लाजमी होता है। चले हम आगे बढ़ते हैं। मैंने आप लोग को पहले रेशो निकालते कैसे हैं वो बता दिया, उसके बाद मैंने सिंपल एक एग्जांपल कर दी बॉयस और कैंप वाली, उसके बाद 2019 की एग्जांपल कर दी, उसके बाद ये एक्सट्रीम लेवल अगर रेशो में आएगा, इससे मुश्किल क्वेश्चन नहीं आ सकता जब रेशोस मिंगल करके आपको दिए हुए होते हैं। उसको आप कैसे फाइंड करेंगे, 2 तरीकों से आपको बता दिया, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, अब हम ये करेंगे 2019-2020 में रेशो के 2 क्वेश्चन आए हैं, उन्हें सिर्फ मैं आपको समझा दूंगा क्योंकि वो इजी है, उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे। मैं क्वेश्चन यहाँ पे आप लोग के साथ शेयर कर रहा हूँ, आप लोग सिंपल इसी क्वेश्चंस को देख के मेरे साथ साथ आप लोग, आपको प्रोसेस बता दूंगा कि यार आप लोग कैसे करेंगे, ठीक है। इसकी पिक्चर ले ले, क्वेश्चन लिखने की जरूरत नहीं है, बाद में खुद भी उससे आप लोग नोट डाउन कर सकते हैं। ये CSS 2020 क्वेश्चन 8 पार्ट भी आप लोग खुद पास्ट पेपर से देख सकते हैं। वो कहता है कि यार जाहिद लेफ्ट ए प्रॉपर्टी वर्थ 17,50,000, जाहिद ने 17,50,000 की प्रॉपर्टी छोड़ मर गया, ठीक है। His family had to pay debt of 1,50,000, जाहिद के ऊपर 1,50,000 का कर्जा था, तो उसकी फैमिली को वो देना पड़ गया। द रेस्ट ऑफ द मनी, रिमेनिंग मनी, वाज डिस्ट्रीब्यूटेड बिटवीन ए सन एंड ए डॉटर, जो बाकाया रकम बच गई है रिमेनिंग, वो 2 लोगों के दरमियान तकसीम की जाती है, सन और डॉटर के दरमियान। हाउ मच डिड ईच चाइल्ड रिसीव इफ द शेयर ऑफ सन वाज डबल देन दैट ऑफ डॉटर, हर उसके बेटे और बेटी को कितना मिलेगा, अगर बेटे को डबल मिल रहा है और बेटी को एक हिस्सा मिल रहा है, तो इसको हम कैसे सोल्व करेंगे, इसको हम ऐसे सोल्व करेंगे। यहाँ पे देखें,
17,50,000, ठीक है। डेब्ट उस पे कर्जा कितना है 1,50,000, तो कर्जा वो पे कर लेंगे तो रिमेनिंग कितनी बच जाएगी 17.5 में से 1.5 लाख निकालो तो 16 लाख आपके पास मनी बच जाएगी, ठीक है। अब ये आपके पास टोटल मनी होगी और उसके बाद वो क्या कर रहे हैं, सन और डॉटर के दरमियान तकसीम कर रहा है। किस रेशो में, सन गेट्स डबल, डॉटर गेट्स 1 पार्ट। तो सिंपल टोटल पार्ट्स फिर आप शुरू हो जाओगे, टोटल मनी है, टोटल पार्ट्स आपके पास 1 + 2 3, 16 लाख डिवाइड बाय 3 कर दोगे, जो आंसर आएगा उसे मल्टीप्लाई बाय 1 करोगे तो डॉटर की शेयर आएगी और मल्टीप्लाई बाय 2 करोगे तो सन की शेयर आएगी, ठीक है। क्लियर है, हो जाएगा। देखें 498 इसलिए आ रहा है, मैंने फ्रैक्शंस इग्नोर कर लिए। आप जब फ्रैक्शंस उसमें से डाल देंगे उसके पीछे ना पड़े, वो फ्रैक्शंस जब आप उसमें से डाल देंगे 358.71 फ्रैक्शंस जब उसमें से आप डेसिमल्स डाल देंगे तो 500 ही आता है। नहीं 498 नहीं है, कैलकुलेटर खोल के दोबारा कर ले, मैं बताता हूँ कैसे उसमें से आ जाता है, ठीक है। क्लास ले रहे हैं वाले क्लास है, ठीक है। तो वो फ्रैक्शन जब आप उसमें इंक्लूड कर देंगे 500 ही आता है। इस क्वेश्चन की समझ आ गई है, 2020 में से जो आया था इजी था, टोटल मनी दी थी उसमें से आप माइनस करेंगे और उसके बाद सिंपल। अब एक दूसरा क्वेश्चन भी इसमें से आया है, मैं यही कह रहा था कि हर एंगल्स में आपको क्वेश्चंस करा दूंगा। 2018 में ये क्वेश्चंस शेयर कर रहा हूं, आप काइंडली ये क्वेश्चन भी देखें, ठीक है। ये देखें, वो कह रहे हैं अ मैन लेफ्ट हिज प्रॉपर्टी ऑफ Rs 6,40,000। एक बंदा है वो मर जाता है और 6,40,000 छोड़ देता है। ए डेथ ऑफ Rs 40,000 वाज ड्यू ऑन हिम। 40,000 रुपए उस पे कर्ज थे एंड 5,000 वाज स्पेंट ऑन हिज ब्यूरियल, और 5,000 उसके कफन दफन पे आ गए, तो टोटल 45,000 उसके चले गए, ठीक है। 6,40,000 टोटल अमाउंट थी, उसमें से 45,000 चले गए। वो कह रहे हैं डिस्ट्रीब्यूट द मनी अमाउंट बिटवीन विडो, डॉटर एंड 2 सन्स। 3 लोगों के दरमियान अकॉर्डिंग टू इस्लामिक लॉ मनी शेयर कर दो, ठीक है। तो मैं आपको बोर्ड में बता देता हूँ कि इस्लामिक लॉ क्या चीज है। अगर इस्लामिक लॉ का आइडिया नहीं हो तो कहो मुझे आइडिया नहीं है मैं बता देता हूँ, आइडिया हो जाएगा। इस्लामियात में इस्लामिक लॉ का आइडिया हो जाता है, ठीक है। टोटल मनी उसके पास 6,40,000 है, उसने 45,000 रुपए कफन दफन और उस पे खर्च कर दिए। उसके पास लेके 5,95,000 रुपए, ये रिमेनिंग मनी है। अब इस्लामिक लॉ क्या चीज है, इस्लामिक लॉ के मुताबिक विडो जो बेवा होती है उसे मिलता है 1/8 पार्ट, विडो को मिलता है 1/8 पार्ट, ठीक है। सन को मिलता है 2 पार्ट्स और डॉटर को मिलती है 1 पार्ट, ठीक है। तो आप लोग क्या करेंगे, ये जो रिमेनिंग मनी हो गई 595,000, इसे डिवाइड बाय 8 कर देंगे। 1/8 पार्ट विडो को मिल रहा है, उससे जो आंसर आएगा सिंपल उस आंसर को फिर क्या करेंगे, वो कहता है बिटवीन 2 सन्स एंड 1 डॉटर, 2 सन्स एंड 1 डॉटर है। तो आप क्या करेंगे, जो रिमेनिंग मनी है उसे 2:1, ये एक सन का हो जाएगा, ये सेकंड सन का हो जाएगा और ये डॉटर का हो जाएगा। जो रिमेनिंग मनी यहाँ से आ जाएगी वो आपकी मनी हो जाएगी, टोटल पार्ट्स आपके 5 हो जाएंगे और उसके बाद आप लोग निकाल सकेंगे, ठीक है। क्लियर है। चले, समझ किस चीज की नहीं आई मुझे बताएं। इसमें से जो रिमेनिंग मनी है थोड़ी बहुत प्रैक्टिस करेंगे तो आपको समझ आ जाएगी।
रेशो निकालना आपको आना चाहिए। उसमें ये उसने टोटल मनी दिया है, कहा कि यार इसके कफन दफन पे इतने खर्च हो गए, रिमेनिंग मनी को इसको 3 हिस्सों में डिवाइड करो। तो अपने लिए आसान करने के लिए वीडियो का पार्ट होता है 1/8, 8वां हिस्सा, तो उसे 8 हिस्सों में तकसीम कर दो, एक हिस्सा उसकी वाइफ को दे दो, जो रिमेनिंग 7 हिस्से बचते हैं वो 3 लोगों पे डिवाइड कर दो, 7 हिस्से में आपके पास मनी आ जाएगी। 13 से डिवाइड क्यों करेंगे? हाँ, एलसीएम के थ्रू भी आप कर सकते हैं, उसमें से भी शेयर आएगा 1:8, फिर 2:1, 2:1, 1:, तो वो आपको यहीं दे देगा, ठीक है। बट सिंपल करने के लिए 1/8 कर दो, क्योंकि एक फ्रैक्शन है, उससे जो मनी बच जाएगी उसे फिर 2:1 में डिवाइड कर दो। सन एंड डॉटर यहां से निकाल लोगे, 2 उसके बेटे हैं, एक को 2 हिस्से दे दो, एक को 2 हिस्से दे दो, एक को 1 हिस्सा दे दो। अगर किसी को समझ नहीं आती मुझसे फिर सोल्व मांगे, बट इतना तो आना चाहिए मेरे ख्याल से इंसान को। विडो का हिस्सा निकाल के रिमेनिंग मनी फिर इन 3 बंदों पे डिवाइड कर लो। ज्यादा नहीं चला जाएगा यार, क्यों ज्यादा चला जाएगा? 8वां हिस्सा उसके पास चला जाएगा, 7 हिस्से रह जाएंगे, तो कैसे ज्यादा चले जाएगा? चलिए इसे सॉल्व करके फिर गपशप करते हैं, आगे रेट पे बढ़ते हैं। आप लोग ना यहाँ से एजम्पशंस नहीं करें कि सर यहाँ से ज्यादा चला जाएगा, ये 500 नहीं दे रहा। आप प्रॉपर कैलकुलेटर निकाल के करें, नहीं होता तो मैं यहीं पे हूँ, फिर मुझसे कंसल्ट करें। एजम्पशंस की बेस्ड पे कि सर ये ऐसे होगा, आप लोग एक बार करें। मैथ का किसी को पता नहीं चलता, यहाँ तक मुझे भी पता नहीं चल रहा होता कि यार आगे क्या होने वाला है। मैथ बहुत कॉम्प्लेक्स चीज है यार। क्वेश्चन आपको रिमेनिंग तो नहीं कहेगा ना, थोड़ी कॉमन सेंस भी इंसान में होनी चाहिए कि यार कफन दफन पे खर्चे पैसे लगाओगे तो उसके बाद रिमेनिंग मनी मतलब वहीं बच जाएगी ना। थोड़ा इंसान, अब मैं आपको क्या कहूँ कि आपको वो कहे कि यार रिमेनिंग मनी इन इन हिस्सों में, इतना सिंपल तो वो भी नहीं देते हैं। थोड़ी आप प्रैक्टिस करेंगे, हमारा काम आपको रेशो निकालना सिखाना है। मैंने लास्ट 5 ईयर्स के 5 सवाल आपको करवा दिए हैं, थोड़ा गुजारा कर लिया करें ना। अब ऐसे तो नहीं होता कि बिल्कुल आप यहाँ पे क्वेश्चन करें और जाके वो दे दे कि यार ऐसे ऐसे होता है। यार ये सीएसएस है, ठीक है, जितना मुझसे इजी हो रहा है मैं करके दे रहा हूँ, बट आप लोग अब अजीब क्वेश्चंस, यार इतना सीएसएस का लेवल गिर गया है कि आप लोग ऐसे कैंडिडेट्स आ रहे हैं जो कह रहे हैं कि सर मुझे डिवाइड करना नहीं आता। ये मेरा 10th 11th बैच है, चलो डिवीजन नहीं भी आती बंदे को, वो एक अपने ऊपर कुछ रखे कि यार मैं करूंगा, खुद से भी कुछ करूंगा। एकेडमी ये नहीं कि आपके घर आके आपको समझाए, वो आपको गाइडलाइन देती है। और मुझसे इतना हो रहा है कि मैं पास्ट 5, जब आपको दूसरे टीचर्स पढ़ाएंगे वो सिर्फ रेशियो से 2 क्वेश्चंस करके पास्ट पेपर डिस्कस भी नहीं करते, नहीं इस्लामिक लॉ का बताते हैं। नहीं जकरिया, आई एम सॉरी, मैं आपको हाईलाइट नहीं कर रहा, बट आप लोग खुद से कुछ करने की कोशिश करें। आपसे नहीं होता देन कम टू अस। आप लोग ये कह रहे हैं सर ये कैसे होगा, ये तो फिर अंदाजे से ना चलें, ठीक है। कि सर उसने क्वेश्चन में रिमेनिंग नहीं कहा तो हम क्यों रिमेनिंग? यार जाहिर बात, एक पैसे खर्च हो गए तो रिमेनिंग ही आप डिस्ट्रीब्यूट करोगे ना, कि नहीं उसे कहोगे मैंने कर्ज नहीं देना, मैंने बेटू के दरमियान डिवाइड करना है। मेरे पास सोल्यूशन नहीं है, इन दोनों को प्लस करो, अगर ये आपको रिमेनिंग दे रहे हैं इट विल बी फाइन। मैं सोल्यूशन आज सॉल्व करके दे दूंगा, बट इसका मेथड ये होगा, ठीक है। अब हम रेट की तरफ बढ़ते हैं। रेट से कभी कोई क्वेश्चन नहीं आया, अच्छा गुस्सा ना करें, मतलब मुझे वाकई बहुत बुरा लगा कि यार थोड़ी बहुत इंसान को एफर्ट करनी चाहिए। सीएसएस बेस्ड लोग आपको हिंट देते हैं, इंसान अपनी तरफ से मेहनत करता है। आई एम डूइंग माई एक्सट्रीम बेस्ट कि हर एंगल से जो जो क्वेश्चन आ रहे हैं, अरहम वाला भी सॉल्व कर दिया, इस्लामिक लॉ भी लेके आया, कोई बंदा दफन हो जाए, तरीके मैंने आपको सिखा दिया है, ठीक है, तरीके मैंने आप लोगों को सारे सिखा दिया है। आई एम सॉरी किसी की दिल आजारी हुई हो, बट ट्राई के यार बिल्कुल मासूमाना सवाल ना करते।
आई एम हेयर टू एंटरटेन। टॉपिक्स में से जो चीज़ नहीं आती मेरे लेक्चर में, हर चीज़ में कवर करने की कोशिश करता हूँ। चले आगे बढ़ते हैं। रेट में से कभी कोई क्वेश्चन नहीं आया ऐसे? इसकी डिफिनीशन लिखें, कभी आई नहीं है, बट फ्रॉम द सेफर साइड, ए रेशियो दैट कंपेयर्स two quantities of different units. Two quantities of different units is called rate. ठीक है, इसमें मेन चीज क्या है? डिफरेंट यूनिट्स। तो यूनिट्स डिफरेंट होने चाहिए। फॉर एग्जांपल एक रेट का फार्मूला मैं लिख लेता हूं। स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस divided by time. डिस्टेंस हम मेजर करते हैं मीटर्स में या किलोमीटर्स में, ठीक है। टाइम हम करते हैं सेकंड्स में। तो देखें ये वही रेशियो है, बट इसमें से हम दो चीजें कंपेयर कर रहे हैं और डिफरेंट यूनिट्स। स्पीड को हम यूजुअली डिनोट करते हैं v से, डिस्टेंस को करते हैं d से, टाइम को करते हैं t से, ठीक है। ये आपका फार्मूला बन जाता है। कभी रेट से ऐसे क्वेश्चन आया नहीं है, बट अगर आ जाता है तो ये उसका फार्मूला है। वो आपको दो चीजें देगा, मैं एक एग्जांपल करवा देता हूँ, तीसरी आपसे पूछेगा। चले एग्जांपल लिखें। A car travels a distance of 500 kilometers in 10 hours. What is its speed? What is its speed in kilometer per hour? उसने स्पीड पूछा है कि यार एक कार ट्रेवल कर रही है 50-100 किलोमीटर से, ठीक है, 10 घंटों में, टाइम भी दे के वो उसने स्पीड पूछा है। आप सिंपल इसमें पुट करेंगे, डिस्टेंस कितना है 500 किलोमीटर डिवाइडेड बाय टाइम कितना है 10 आवर्स। तो सिंपली 10 डिवाइडेड बाय 5 इज इक्वल टू 50 किलोमीटर पर आवर। इसकी एप्लीकेशन क्या है? जब भी आप लोग फॉर एग्जांपल मोटरवे पे जाते हैं, आप लोग स्पीडोमीटर देखते हैं और कहते हैं कि यार मैं 100 की स्पीड से जा रहा हूँ, ठीक है। फिर आप बोर्ड देखते हैं कि यार 50 किलोमीटर या 500 किलोमीटर डिस्टेंस रहता है, तो उससे आप लोग टाइम फाइंड करते हैं कि यार कितना टाइम में मैं पहुंचूंगा। टाइम को सिंपली यहाँ पे लेके आए, डिस्टेंस डिवाइड बाय स्पीड कर दें। तो ऐसे कैलकुलेशंस के लिए डेली लाइफ में कि जब आपको पता हो कि यार मैं गाड़ी से जा रहा हूँ, मेरी स्पीड इतनी है, या आप कहते हैं कि यार इतना डिस्टेंस है, मेरे पास इतना टाइम है, तो मैं किस स्पीड से अपनी गाड़ी भगाऊं तो मैं वहां पे पहुंचूंगा। इसके लिए बस सिंपल ये फार्मूला याद रखें। बट इसमें से यूनिट्स इसने यहाँ पे इसने आपसे पूछा है किलोमीटर पर आवर। अगर वो दूसरे मीटर्स पर सेकंड में पूछे तो कुछ कन्वर्जन्स आपको लिखवा देता हूँ, आप लोग फिर कन्वर्जन्स के थ्रू उसे कन्वर्ट करेंगे, ठीक है। ये टॉपिक इंपॉर्टेंट नहीं है, बट बेसिक कुछ कन्वर्जन्स में आप लोग को सिखा देता हूँ। कन्वर्जन है, ठीक है। वन किलोमीटर इज इक्वल टू 1000 मीटर। 1 किलो का मतलब होता है 1000, तो इट मींस ये 1000 यहाँ पे आ जाएगा। तो 1 मीटर होता है 1 डिवाइड बाय 1000 किलोमीटर, ठीक है। इसी तरह 1 आवर 1 घंटे में होते हैं 60 मिनट्स, तो इट मींस 1 डिवाइड बाय 60 आवर इज इक्वल टू 1 मिनट हो जाएगा। ये आपकी दूसरी कैलकुलेशन होगी कि मिनट से घंटे में कैसे जाते हैं। अब घंटे से सेकंड में कैसे जाते हैं? 1 मिनट में कितने सेकंड्स होते हैं? 60, तो 1 डिवाइड बाय 60 आवर इज इक्वल टू 60 सेकंड्स।
या इस 60 को यहाँ पे लेके जाओ तो 1 आवर इज इक्वल टू 60 मल्टीप्लाई बाई 60, 1 आवर इज इक्वल टू 3600 सेकेंड्स। ये कुछ बेसिक कन्वर्जन्स थी, ये अपने पास नोट कर लें, ठीक है। कि यार हम किलोमीटर से मीटर में कैसे जाते हैं। बोर्ड क्लियर नहीं है? तो इसमें से इंपॉर्टेंट कुछ खास से सच नहीं है, अगर आएंगे ऐसे क्वेश्चंस आएंगे। क्लियर है यहाँ तक? कोई क्वेश्चन आप लोग का नहीं हो तो हम ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद हम लोग प्रोपोर्शन स्टार्ट करेंगे। चले, माइंड ना करें, गुस्सा ना करें, ठीक है। मैं वापिस आता हूँ, फिर हम लोग प्रोपोर्शंस करते हैं, ठीक है। वालेकुम सलाम, क्या हाल है? चले मैं ब्रेक ले रहा हूँ, फिर 8 बजे मिलते हैं। ओके, टेक केयर।
हाँ जी, आ गए आप लोग वापस? अच्छा, मैंने कहा आप लोग के साथ गपशप कर लूँ। अच्छा, वो लास्ट पार्ट में मैं जरा मेरा पारा ही हुआ था। अगर आप लोग को डिवीजन नहीं भी आती ना, यू कैन सिंपली राइट 500 डिवाइड बाई 17 फ्रैक्शंस में भी लिखते हैं, उससे फर्क नहीं पड़ता। उन लोगों ने आपका मेथड देखना है, उन लोगों ने आपने कैलकुलेशंस नहीं देखनी, ठीक है? तो इससे फर्क नहीं पड़ेगा, आप उसे डायरेक्ट डेसिमल्स में एकदम जवाब लिख के दे दे। किसी को नहीं आता डिसहार्ड ना हो। बट ये चीज़ें जब आप प्रैक्टिस करेंगे ना, ऐसे नहीं होता कि आप अभी एक लेक्चर लें और एक लेक्चर से आप कहें कि मैं डायरेक्ट कल मेरा सीएसएस के इम्तिहान है और मैं सीएसएस में जाके अपने प्रॉब्लम सॉल्व करना चाहता हूँ इसी एक क्लास के बेस पे। सीएसएस में मैं आपको सारे एस्पेक्ट्स बता देता हूँ, इंशाल्लाह क्वेश्चन इस एस्पेक्ट से बाहर नहीं आएगा। रेशो पे जब भी आएगा, या इस पार्ट पे आएगा, या डिस्ट्रीब्यूट पे आएगा, टोटल मनी दी होगी। दूसरा यह होता है, हर 5 साल में से एक दफ़ा एक टॉपिक पे मुश्किल आता है। 2018 में से अरहम मरियम वाला रेशो पे मुश्किल आया था। इट मीन्स बाकी परसेंटेजेस जो भी टॉपिक्स होंगे वो इजी होंगे, ठीक है? तो एक टॉपिक पे वो मुश्किल देगा हमेशा। हमने एक परसेंटेज वाला भी दिया था, वो x प्लस x20 x इंक्रीजिंग, ठीक है? तो वो उस वक्त परसेंटेज का मुश्किल था। तो मैं हर जो भी मुश्किल आया वो भी आपको दिखा देता हूँ। जो एक्सट्रीम लेवल सीएसएस में जाएंगे, जो इजी होता है वो भी दिखा देता हूँ। थोड़ी बहुत आप प्रैक्टिस कर लिया करें, चीज़ों को समझने की कोशिश करें। मैथ ऐसी चीज़ है, अगर आप अभी मुझे प्रॉब्लम देंगे तो इवन आफ्टर, मतलब मेरे अच्छे काफ़ी मार्क्स थे, मैं प्रैक्टिस भी करता रहा था, बट मुझे वो चीज़ सॉल्व नहीं होगी। मैथ बहुत गंदी चीज़ है। मैथ को आप जितनी प्रैक्टिस करेंगे उतना आपको ये चीज़ें वाजे होती रहेंगी, ठीक है? और कोई जनरल क्यूरीज है तो पूछें, गपशप करते हैं। 5 2 3 मिनट आप लोग रिलैक्स हो जाएं। ज्यादातर टीचर्स अपने कमेंट्स भी ऑन नहीं करते, वो करते रहते हैं, कमेंट्स भी देखते नहीं है। मैं ये मेरी कोशिश होती है, क्योंकि यार मुझे पता है इस केसेस के बंदों का, कि यार मैं हर बंदे को इंटरटेन करूं, मेरी तरफ से कोई इशू ना हो। मैंने अपने नंबर तक दे दिए हैं। और लास्ट टाइम मैंने एक बैच के साथ स्पेशल सेशन अरेंज करवाया था, जिसमें जिनके जो टॉपिक्स रह गए थे, मैंने घर से बैठ के 1.5 घंटा उनको अपने दिया था कि यार वो क्लास नहीं थी 9 की, कि जिन लोग को रिवाइज करने मेरे साथ रिवाइज करो। बट थोड़ा आप लोग भी गुजारा कर लिया करें। जी, अगर आपके 40 हो और बाकी पेपर आप खाली छोड़ के आए तब भी आप पास होंगे। बट अगर यहाँ आप यहाँ पे 20 ले लें और बाकी दोनों में 50-50 ले लें, क्योंकि जनरल साइंस के 3 पेपर्स होते हैं, उनमें कंबाइंड आप लोग को पता होगा 120 लेने पड़ते हैं। अगर आप एक में से 50, दूसरे में से 50 भी लेते हैं, तो थर्ड में से आपको 20 मार्क्स देने पड़ते हैं। समझ आएगा, समझ आएगा, इसलिए प्रैक्टिस करें। इररेलेवेंट प्रैक्टिस ना करेंगी, वो चीज़ इंसान को खराब करती है। परसेंटेज में से आगे एक दुनिया है। जो टॉपिक्स मैं पढ़ा रहा हूँ ना, सिर्फ उस तक रहे। अब इंक्रीज रेशो, डिक्रीज रेशो, ऐसे भी टॉपिक्स होते हैं, उन्हें ना पढ़े। जो मैं पढ़ा रहा हूँ, जैसे क्वेश्चन मैं कर रहा हूँ, उस टाइप के क्वेश्चन करने की कोशिश करें। क्योंकि ऐसे ही यार है, आपने 2017 भी देखा, उसमें वो एक बंदे को मार देता है, उसके कफन दफन पे पैसे खर्च करता है। अगली दफा वो क्या करते हैं, बंदे को मार देते हैं, उसकी जायदाद छोड़ के वो कहते हैं कि यार इस पे इतना कर्जा था। थोड़ी बहुत चेंजेस ले आते हैं, बट क्वेश्चंस की नेचर सेम होती है। कंप्यूटर साइंस 200 मार्क्स की बात कर रहे हैं, या एबिलिटी जनरल साइंस की बात कर रहे हैं? देखें, आप कहते हैं कि एफएसपी ग्रुप लेना चाहिए, अगर वो तंग हुए हैं तो उन्हें लेना ही नहीं चाहता। उसकी तो बस फर्स्ट ये है कि आप लोग को ट्रेवलिंग का शौक होना चाहिए। और चूंकि मुझे खुद ट्रेवलिंग का शौक है, तो मैंने एफएसपी फर्स्ट प्रेफरेंस पे रखी थी। एफएसपी में ये है कि आपको पाकिस्तान में पावर नहीं मिलेगी, बट आपकी ज़िंदगी सुकून की होगी। आपके पास रेड पासपोर्ट होगा, आपको जिधर मर्जी चाहे एक दिन में आपको वीज़ा लग जाएगा, आप घूमते रहेंगे। उसके अलावा आपकी पे बहुत अच्छी होगी, पे स्केल आपकी डॉलर्स में होगी, यहाँ पे 17 स्केल्स की पे नहीं होगी।
हफ्ते इतवार आपका कम्प्लीटली ऑफ होगा। यहाँ पे तो पुलिस और पास में से बहुत अच्छे ग्रुप्स हैं, बहुत इज्जत है, आई रिस्पेक्ट दैट, मुझे खुद भी बहुत पसंद है। बट ईद के दिन भी आपकी छुट्टी नहीं होगी। रात को कोई चोरी करता है आपके इलाके से तो पुलिस की लाइफ बड़े शशके वाली होती है, उनका यूनिफॉर्म मज़हब और सुकून नहीं होता। और मुझे चूंकि ज़रा क्लीन इन्वायरमेंट, सफ़ेद प्यारी प्यारी चीज़ें पसंद है, सब मतलब पीसफुल, इसलिए मुझे फ़ौरन वो आपकी नेचर कैसी, आप पावर चाहते हैं, आप अथॉरिटी चाहते हैं तो पुलिस की तरफ जाएं। आप सुकून चाहते हैं, आप पैसे चाहते हैं, आप घूमना चाहते हैं, पाकिस्तान को इंटरनेशनल फोरम्स पे रिप्रेजेंट करना चाहते हैं, यूनाइटेड नेशंस में जाना चाहते हैं, अच्छे ऑर्गेनाइजेशन में रिप्रेजेंटेशन देना चाहते हैं, फ़ौरन में चले जाएं। अगर अफगानिस्तान में होगी तो काबुल में होगी। पाकिस्तान से बुरा कौन सा मुल्क है? सबसे बदनाम पाकिस्तान है, लोग आते नहीं हैं। और यहाँ पे ब्लू एरिया आके चेक करो कि कितनी प्यारी यहाँ पे प्लेसेस हैं, कितने शशके हैं, कितने मज़े हैं। पार्लियामेंट हाउस के अंदर जाके आप देखें। देखिए सोमालिया का कैपिटल वहाँ पे ऐसे नहीं होगा, सोमालिया में काले लोगों के बीच में आपको छोड़ देंगे कि भाई जाओ जो करना है, ऐसे नहीं होता। आप वहाँ पे 7 स्टार होटल्स में रहते हैं, ठीक है। बहुत डिटेल में ना जाए। यही बात है कि सोमालिया का कैपिटल यहाँ की बलूचिस्तान की चाबी से बेहतर होगा। बलूचिस्तान की चाबी, वो लंबे लंबे शलवार पहन के आएंगे आपके पीछे कि हाँ भाई मेरे भाई को क्यों अंदर किया है। सबसे मजे की बात जो होती है फॉरेन सर्विस में, वो क्लाइंट टेल होती है। यहाँ पे लोग बड़े बदतमीज होते हैं अनफॉर्चुनेटली। फॉरेन सर्विस में आपकी जिन लोग के साथ हाय हेलो होती है वो सारे एजुकेटेड और पाकिस्तानी होते हैं, वीजे रिलेटेड क्यूरीज होती हैं, तो क्लाइंट टेल आपकी बड़ी रिस्पेक्टेड होती है, ठीक है। प्रैक्टिस बुक आप किसी से भी कर लें, मैं अपनी बुक देख लूंगा जहाँ से मुझे रिलेवेंट मिले हैं तो मैं आप लोग को फॉरवर्ड कर लिया करूंगा जो रिलेटेड टू दीज टॉपिक्स हैं, ठीक है। अभी मेरी पोस्टिंग हुई नहीं, मैं अभी ट्रेनिंग में हूँ, बट दुआ करे कि अच्छे मुल्क में हो, अमेरिका या यूरोप में हो तो अच्छा होगा, मिडल ईस्ट में नहीं। सारा मैं सर्च करूंगा, मुझे जहाँ से मिलते हैं मैं आपके साथ फिर शेयर कर लूँगा। मुझे इस सच मैंने बुक्स नहीं देखी, बट ये आपने अच्छा पॉइंट रेस कर लिया। मैं ट्राई करता हूँ ऐसे बुक्स देखो जिसमें से रेलेवेंट, जैसे मैं पढ़ा रहा हूँ वैसे है। एट द एंड ऑफ द क्लास अभी प्रोपोर्शन के से रिलेटेड जो होंगे वो आपके साथ शेयर कर दूंगा, उसका मुझे पता है। बाकी जैसे मुझे मिलता है मैं आप लोग के साथ शेयर करता रहूँगा। चले 8-10 हो गए, हम अपने टॉपिक्स की तरफ बढ़ते हैं, ठीक है। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है प्रोपोर्शन। लेट मी फिक्स कैमरा, ठीक है। चलो अब जो हम टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं वो है प्रोपोर्शन। इसकी डेफिनेशन लिखे कभी आई नहीं है, बट ऑन द सेफर साइड आपको पता होनी चाहिए। इक्वालिटी बिटवीन टू रेशियोज is called proportion। ठीक है, ये एक रेशो हो गया, ये दूसरा रेशो हो गया, इन दोनों के दरमियान इक्वालिटी को प्रोपोर्शन कहते हैं। इक्वालिटी बिटवीन टू रेशियोज, रेशियोज आप लोग को पहले पढ़ा चुका हो। इसकी हिंट क्या है? इसकी हिंट यही है कि आप लोगों ने अक्सर देखा होगा कि यार इतने लोग इतने टाइम में ये काम करते हैं, तो अगर इतने लोग बढ़ जाए या इतने लोग कम हो जाए तो कैसे काम करेंगे, ठीक है। ऐसे टाइप के क्वेश्चंस, यार इतने पेन्स की कॉस्ट इतनी है, इतने पेन्स की कॉस्ट इतनी होगी। एग्जांपल के साथ आप लोगों को साफ पता चल जाएगा कि यार मैं किस चीज की बात कर रहा हूँ। प्रोपोर्शन के डिटेल्स में से जाने से पहले दो चीजें आप याद रखें। प्रोपोर्शन की दो टाइप्स होती हैं, टू टाइप्स ऑफ प्रोपोर्शन, टू टाइप्स
ऑफ प्रोपोर्शन, ठीक है। एक होती है डायरेक्ट प्रोपोर्शन। डायरेक्ट प्रोपोर्शन, डायरेक्ट प्रोपोर्शन की डिफिनीशन मैं आपको बता देता हूं, आप लोग लिखें। व्हेन वन क्वांटिटी इंक्रीजेस द अदर क्वांटिटी आल्सो इंक्रीजेस, इट मींस दोस टू क्वांटिटीज आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ईच अदर। फॉर एग्जांपल मैं कहता हूं कि यार एक पेन है, ठीक है, उसकी कॉस्ट है 10 रुपए, तो 2 पेन्स कितने के होंगे, इसकी कॉस्ट हो जाएगी 20 रुपीज। इट मींस जब यहाँ पे तादाद बढ़ रही है, यहाँ पे कॉस्ट बढ़ रही है, दोनों चीजें बढ़ रहे हैं। When one quantity increases, ये quantity है pen, the other quantity also increases. It means those two quantities are in direct proportion with each other. डायरेक्ट में यही होगा कि एक चीज बढ़ जाएगी तो दूसरी चीज भी बढ़ जाएगी। फॉर एग्जांपल मैं कहता हूँ यार एक सूट है, ठीक है, 500 रुपए का, तो 5 सूट कितने के होंगे, 2500 रुपए के होंगे। वही चीज जब एक क्वांटिटी बढ़ रही है उसके साथ दूसरी क्वांटिटी भी बढ़ रही है रुपीज, so it means they are in direct proportion with each other. दूसरे इसमें होता है इनवर्स प्रोपोर्शन। इनवर्स में क्या होता है, फॉर एग्जांपल हम लोग अपने घरों का काम करते हैं, मजदूर आते हैं, 10 मजदूर होते हैं, वो कहते हैं कि सर आपके घर का काम 1 महीने में कर लेंगे। मैं कहता हूँ कि नहीं यार, मुझे घर का काम जल्दी करवाना है, अगर 20 दिन में हो जाए। वो कहेंगे सर फिर आपको और बंदे लेके आने पड़ेंगे, हम लोग बाहर का काम करेंगे, वो अंदर फिटिंग करेगा, अंदर कोई भी सीमेंट लगा देगा, आप और बंदे लेके आए तो हम एक काम करेंगे, वो दूसरा काम कर लेंगे। तो इट मींस यार अगर 10 बंदे काम कर रहे हैं तो उन्हें 30 डेज लग रहे हैं, ठीक है। अगर मैं बंदे बढ़ा दूं, 20 बंदे कर दूं, तो इट मींस कि उन्हें कम टाइम लगेगा, डिक्रीज हो जाएगा, ठीक है। इट मींस जब एक क्वांटिटी इंक्रीज हो रही है, मेन इंक्रीज हो रहे हैं, डेज डिक्रीज हो रहे हैं, इट मींस दे आर इन इनवर्स प्रोपोर्शन विद ईच अदर। व्हेन वन क्वांटिटी इंक्रीजेस द अदर क्वांटिटी डिक्रीजेस, इट मींस दोस टू क्वांटिटीज आर इन इनवर्स रिलेशन विद ईच अदर। यहां तक क्लियर है? मैं प्रोपोर्शन से रिलेटेड दे दूंगा नेक्स्ट क्लास में। मैं कोशिश करूंगा कि जो भी टॉपिक पढ़ाऊं उससे रिलेटेड 5-10 एग्जांपल्स दिए करूं। नौ के नोट्स में जो मैं पढ़ा रहा हूँ मोस्टली यही है, जो बाकी चीजें हैं वो इररिलेवेंट है, बट उसमें से कुछ प्रैक्टिस प्रॉब्लम्स हैं, तो अगर आप नहीं भी लेते नुकसान नहीं है, अगर लेते भी हैं तो फायदा थोड़ा बहुत होगा। अब मैं आप लोगों को एक एग्जांपल करवा दूंगा, उससे आप लोग की सारे प्रोपोर्शनलिटी के क्वेश्चन, फिर आप 200 सवाल भी कर सकते हैं उससे, ठीक है। ये मेरा फेवरेट टॉपिक है। सबसे पहले जब मुझे नहीं आता था मुझे बहुत बुरा लगता था, बट जब एक जब आप सीखते हैं तो ये बहुत मजा देता है, ठीक है। एग्जांपल लिखें, 20 pence cost 200 rupees. What will be the cost of 35 pence? इसके लिए मैं आपको स्टेप्स बताऊंगा, या स्टेप बाय स्टेप आप इसे कैसे करेंगे। स्टेप वन में आप में टेबल में रोज एंड कॉलम्स, या टेबल में रोज एंड कॉलम्स और रोज बनाए। कैसे बनाए?
कितनी क्वांटिटीज हैं? पेन्स और रुपीस, पेन्स और उनकी कॉस्ट पूछी है, तो पेन्स एक हो गया, कॉस्ट दूसरी हो गई, ठीक है, पेन्स एक हो गया, कॉस्ट दूसरी हो गई। वो कहता है 20 पेन्स कॉस्ट 200 रुपीज, व्हाट विल बी द कॉस्ट ऑफ 35 पेन्स? 35 पेन्स की क्या कॉस्ट होगी? ये आपका स्टेप 1 होगा। 20 पेन्स कॉस्ट 200 रुपीज, व्हाट विल बी द कॉस्ट ऑफ 35 पेन्स? ये पहला स्टेप होगा, उसमें से आप टेबल्स और रोज और कॉलम्स बनाएंगे। इस क्वांटिटी को कहते हैं अननोन क्वांटिटी, इसका हमें नहीं पता, ठीक है, कॉस्ट का हमें नहीं पता, इसे कहते हैं अननोन क्वांटिटी। पेन्स का हमें पता है, दोनों क्वांटिटीज गिवन है, इसका इज नॉन क्वांटिटी, इसे नॉन कहेंगे, इसे अननोन कहेंगे। अब स्टेप टू में आप क्या करेंगे? स्टेप 2 में आप एरो ड्रा करेंगे, ड्रा एरो फ्रॉम unknown in upward direction। क्या मतलब? मतलब ये है कि ये जो चीज अननोन है, एक्स है, ऐसे ऊपर की तरफ एरो ड्रा करो, इसका टेल एक्स की तरफ होना चाहिए और एरो ऊपर की तरफ होना चाहिए, ठीक है। ये आपके दो स्टेप्स हो गए। स्टेप 3 मोस्ट इंपोर्टेंट, सारी गेम स्टेप 3, इसमें से आप कंपेयर करो किस चीज को? नॉन क्वांटिटी को अननोन के साथ, पेन्स को कंपेयर करो कॉस्ट के साथ। ये चीज यहाँ पे और से देखे, लोगों को यहाँ पे इश्यूज आते हैं, इन चीजों को अभी ना देखें आप लोग, यार क्या क्वांटिटी है, कितनी बढ़ रही है, ये इंक्रीज और डिक्रीज। जनरल एजम्पशंस आंखें बंद करके अपनी प्रैक्टिस के लिए आप कहें कि सर 10 पेन है 100 रुपए के, 20 पेन कितने के होंगे? अपनी जनरल एजम्पशन के लिए डेली लाइफ में 20 पेन होंगे 200 रुपए के, जितने के, इट मींस इंक्रीज हो रहा है, जब पेन्स बढ़ रही है कॉस्ट भी इंक्रीज हो रहा है। इट मींस देयर इज डायरेक्ट प्रोपोर्शनलिटी। प्रोपोर्शनलिटी आपने पता कर ली, देयर इज डायरेक्ट प्रोपोर्शनलिटी between pen and cost। स्टेप 3 में आप प्रोपोर्शनलिटी फाइंड करते हैं, यार डायरेक्ट होना चाहिए या इनवर्स। अब अगर डायरेक्ट हो, क्योंकि यहाँ पे डायरेक्ट प्रोपोर्शनलिटी है, तो आप इसी डायरेक्शन में एरो ड्रा करेंगे। अगर डायरेक्ट प्रोपोर्शनलिटी हो तो आप इसी डायरेक्शन में एरो ड्रा करेंगे, अगर इनवर्स हो आगे समझा दूंगा फिर इनवर्स में ड्रा करते हैं। तो बस ये सारी आपकी गेम है, यहाँ तक आपको समझ आ गई। स्टेप 4 होता है, स्टेप 4 में यहाँ पे कर देता हूँ कैलकुलेशन। स्टेप 4 कैलकुलेशन होती है। कैलकुलेशंस कैसे करते हैं यहाँ पे देखिए। सबसे पहले अननोन की टेल जो है x डिवाइडेड बाय 200 लिखोगे इज इक्वल टू, टेल कहाँ पे x के साथ है, इसकी टेल कहाँ पे 35 के साथ, 35 डिवाइडेड बाय 20 करोगे, फिर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन है, x आपने फाइंड करना है, 200 को वहां लेके जाओ, 200 मल्टीप्लाई 35 डिवाइडेड बाय 20, 20 के साथ कट दिया, x is equal to 350। So the cost of 35 pence will be 350। पहले आप लोग यही लिखेंगे कि यार कौन सी चीज दी गई है, कौन सी पूछी गई है। स्टेप 2 में आप लोग अननोन की तरफ से ऊपर एरो ड्रा करेंगे। स्टेप 3 में देखेंगे, इन दोनों को कंपेयर करेंगे, ये चीजें आप नहीं देखेंगे यार पेन्स और कॉस्ट, अगर 10 पेन कितने के हैं तो 20 पेन्स कितने के होंगे, ठीक है। आपको प्रोपोर्शनलिटी पता चल गई कि डायरेक्ट है, उसी डायरेक्शन में आप एरो ड्रा करोगे। स्टेप 4 में सिंपल कैलकुलेशंस करोगे, x डिवाइडेड बाय 200, टेल इसकी यहाँ पे, अगर 20 की टेल यहाँ पे होगी तो आप यहाँ पे 20 लिखते हैं, लेकिन यहाँ पे टेल 35 के साथ है तो आप 35 डिवाइडेड बाय 20 कर लोगे, उसके बाद सिंपल क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो आपके पास 350 आ जाएगा। इस एग्जांपल में किसी को कोई इशू? कोई स्पेसिफिक रूल नहीं है, आप अपनी मर्जी के लिए इस एरे को डाउनवर्ड भी ड्रा कर सकते हैं, ये आपकी आसानी के लिए। मैंने ऐसे कर लिया, आप भी ऐसे कर ले। अभी से जो आपने पहले सीखा है उसे भूल जाए, अभी से ऐसे एरोस ड्रा करने की कोशिश करें। अगर इनवर्स प्रोपोर्शनलिटी हो फिर आप उल्टे एरो ड्रा करेंगे, आगे एग्जांपल कर दूंगा।
देखें, अगर आप एक पेन की कॉस्ट निकालते हैं तो मुझे नहीं पता, बट जब मैं एक मेथड बता रहा हूँ कोशिश करें उससे सीखें, अगर नहीं आती तो फिर देखें एक पेन की निकालेंगे तो आप तो डायरेक्ट सोल्व कर सकेंगे। फिर आगे जाके डेज के साथ क्या करेंगे, आगे जाके ये क्वांटिटीज 3 हो जाती है। ऑलवेज ड्रॉ फॉर डेयर ऑफ अननाउन, आप जिस मर्जी में ड्रॉ करें, बट मैं ऐसे कहता हूँ कि यार अननाउन की तरफ उसकी टेल रखता हूँ, रफ और डेयर ड्रॉ करता हूँ। ठीक है, एक और एग्जांपल करते हैं, उससे क्लियर हो जाएगा। ये रेस कर लूँ। अनडायरेक्ट की तरफ जाएंगे फिलहाल, एक चीज को एट टाइम लें। मैं इनडायरेक्ट भी करवाऊंगा, मैं 3 क्वांटिटीज हों वो भी करवा दूंगा। उसके बाद जो मुश्किल जो सीएसएस में एक दफा आए थे वो भी करवा दूंगा कि यार जब थोड़ी कॉम्प्लेक्सिटी आ जाए। ठीक है, हो जाएंगे। आप फिलहाल इस एग्जांपल को समझे, इंशाल्लाह बेहतर हो। The price of 8 t-shirts is 22,000 rupees. What will be the price of 30 shirts? स्टेप 1 में आप क्या करेंगे, शर्ट्स हैं और रुपीस हैं। ठीक है, वो कहता है कि यार 8 टी शर्ट्स 22,000 के, 30 शर्ट्स कितने के होंगे। ये आपका स्टेप 1 हो जाएगा। स्टेप 2 में अननाउन आपके रुपीस हैं, कॉस्ट पूछिए, ये करेंगे। स्टेप 3 में आपने ये स्टेप्स लाजमी ना ये अपने लिए ध्यान में रखें। आप कंपैरिजन करेंगे किसकी, शर्ट्स की, इसके साथ, रुपीस के साथ। इसको भी ना देखें, सिंपल मैं कहता हूँ कि यार एक शर्ट है कितने का, 500 रुपए का, तो 5 शर्ट कितने के होंगे, 2500। इट मींस यार जब शर्ट्स बढ़ रही है उनकी प्राइस भी बढ़ रही है, तो सेम डायरेक्शन में एरो ड्रॉ करोगे। ठीक है, ये सिर्फ इट मींस देयर इज डायरेक्ट प्रोपोर्शनलिटी, तो डायरेक्ट करिए हम उसी डायरेक्शन में। स्टेप 4 कैलकुलेशन है, सिंपल कैलकुलेशंस कर लो। x divided by 22,000 is equal to 10 not 30 पे divided by 80, x is equal to 30 multiply 22,000 divided by 80। जब कैलकुलेशन करोगे तो जवाब आएगा आपके पास x is equal to 8250। क्लियर है? स्टेप 1 यही है कि मेक रोस एंड कॉलम्स। बोर्ड क्लियर नहीं है? किसको नहीं क्लियर बोर्ड? मुझे तो क्लियर लग रहा है। बोर्ड क्लियर है? एक और एग्जांपल लिखें। Six men work for 12 days. 6 men work for 12 days
to finish a task. ठीक है, if two more men are added, how many days will it take to finish the same task? क्वेश्चन मैं रिपीट कर देता हूँ. 6 men work for 12 days to finish a task. If 2 more men are added, how many days will it take to finish the same task? सॉल्व करते हैं इसको. सबसे पहले क्या है, men एक चीज आपको दी गई है, ठीक है. Men days, men how many days, so it means ये men और days दो चीजें आपको दे रहा है. क्या कह रहे हैं, 6 men work for 12 days, 12 दिन के लिए काम करते हैं. If 2 more men, it means 6 में से 2 और बंदे इसमें डाल दिए. 2 more men are added, 2 और बंदे डाल दिए, टोटल 6 हो जाएंगे. How many days will it take? ठीक है, यहां तक आपको समझ आ गई है. इसके बाद हम क्या करेंगे, वही अपवर्ड एरो ड्रा करेंगे अननाउन से. अब हम कंपेयर करेंगे मेन को इसके साथ, डेज के साथ. ये ना देखें, सिंबल यहाँ पे देखें. यार 10 बंदे काम कर रहे हैं, ठीक है, किसी घर का, उन्हें 20 दिन लग रहे हैं. अब अगर 20 बंदे हो जाएंगे, जाहिर बात है वो कम दिनों में काम करेंगे, तो डिक्रीज हो जाएगा. इट मींस इन दोनों की इनवर्स प्रोपोर्शनलिटी है. दे आर इनवर्स प्रोपोर्शन. अब जब इनवर्स प्रोपोर्शन है, यहाँ पे आप उल्टा एरो ड्रा करेंगे, दूसरे डायरेक्शन में एरो ड्रा करेंगे, ठीक है, क्योंकि इनवर्स प्रोपोर्शनलिटी है. अब सिंपल कैलकुलेशंस कैसे हैं, उसी तरह x डिवाइडेड बाय 12 लिखोगे. एक x यहाँ पे, लेकिन यहाँ इस एरो की टेल 6 के पास है, तो 6 डिवाइडेड बाय 8 कर दो, तो x सिंपल आ जाएगा 12 मल्टीप्लाई बाय 6 डिवाइडेड बाय 8 इज इक्वल टू 12 560 72 डिवाइडेड बाय 8. जब इसे सॉल्व करोगे तो 9 आ जाएगा. So it will take 9 days to finish the task. यहां तक क्लियर है? देखें, डायरेक्शन अपवर्ड नहीं, हम अपनी मर्जी से हमेशा अननाउन को अपवर्ड करार देते हैं. वो आपकी मर्जी है, उस हमें पता नहीं लगे यार अपवर्ड, हम अननाउन पहले ही स्टेप हम ये करते हैं यार ये चीज अननाउन है, तो यहाँ से एरो ड्रा कर दो, या आप अपनी मर्जी से करते हैं, उसने आपको नहीं दिया, इसके मुताबिक आप ये एरो ड्रा करते हैं. अगर दोनों डायरेक्ट हैं, फॉर एग्जांपल अगर आप शुरू में डाउनवर्ड ड्रा करते हैं, अगर डायरेक्ट है तो यहाँ भी डाउनवर्ड ड्रा करेंगे. अगर डाउनवर्ड ड्रा करते हैं शुरू में, अगर इनवर्स है तो अगर ये डाउनवर्ड होगा ये ऊपर होगा, वो आपकी मर्जी है. बट ऐसे कन्वेंशन आप ये करें, स्टेप 2 में डायरेक्ट जो भी चीज अननाउन हो वहां से ऊपर एरो ड्रा करें. करवा देता हूँ, नासिर सबर कह रहे करवा देता हूँ, 3 वैल्यू भी कर देंगे. चले मैं रिमूव कर देता हूँ. ये 2 वैल्यूज हैं, इसे 3 भी कंसीडर कर सकते हैं. CSS 2020 में आया था, a group of 50 men
A group of 50 men can construct 20-kilometer road in 40 days. How long will it take? "70 men to complete same length of road." ठीक है, क्लास के एंड में मैं आप लोगों को कुछ एग्जांपल्स दूंगा करने को, वो करें, बट इसी मेथड से करें। उसके बाद अगर जिसको जवाब को वेरीफाई करना हो उसके ब्रैकेट्स में भी दिए गए होंगे, बट आई एम नॉट श्योर कि वो सारे करेक्ट हैं या नहीं। आप गूगल में वही स्टेटमेंट लिखें और उसका आंसर सर्च करने की कोशिश करें। जब आप उसे गूगल में डालेंगे तो वो अपनी मेथड से कर रहा होगा, आप मेथड ना देंगे, सिर्फ आंसर कंपेयर करें, ठीक है। जब भी आपको ऐसा क्वेश्चन आ जाए तो आप गूगल पे सर्च करें, हर किस्म के क्वेश्चन गूगल पे स्टेटमेंट के 3-4 वर्ड्स लिखेंगे तो एकदम पूरी स्टेटमेंट आ जाएगी। उसे टाइप करें, इंटर करें, तो कहीं पे भी जाके कोरा पे जाके या आप brainly.com पे जाके आपको आंसर, सिर्फ आंसर देखें, प्रोसेस ना देखें। एरो ड्रा कैसे किया? एरो ड्रा ऐसे किया, हाथ से। अभी तो मैंने एरो नहीं डाला, सबर तो करें। अच्छा अब ये देखिए, ये 2020 में आया था। यहाँ पे क्या है, 50 मैन 20 किलोमीटर रोड लेंथ दी गई है, ठीक है। 20 मैन 20 किलोमीटर रोड 40 डेज, 3 क्वांटिटीज है। हाउ लॉन्ग विल इट टेक 70 मैन टू कंप्लीट सेम लेंथ? अगर लेंथ इसने क्या दी है, लेंथ 20 किलोमीटर और फिर क्या है, सेम लेंथ, इट मींस लेंथ यहाँ पे भी 20 होगी। अगर सेम आ जाए तो आपने उस चीज को बीच में नहीं लाना। अगर आप लोग लेके भी आएंगे तो वो ऊपर भी 20 नीचे भी 20 आके कैंसिल हो जाएगा, उससे फर्क नहीं पड़ता, आप लोग लेके भी आ सकते हैं। बट अगर सेम लेंथ एक चीज कांस्टेंट रहे, 20 किलोमीटर रोड सेम रोड, तो आप उसको हटा देंगे। तो हम यहाँ पे चूंकि रोड कांस्टेंट है तो हम लेंथ को नहीं छेड़ते, हम सिर्फ डेज और मेन को देखेंगे, ठीक है। तो हमारे पास क्या है, मेन और डेज। अब जिन लोगों को मसला आ रहा है यहाँ पे देखें, वो क्या कह रहे हैं, 50 मैन 50 लोग हैं, 40 डेज में रोड कंस्ट्रक्ट कर रहे हैं। हाउ लॉन्ग विल इट टेक 70 मैन टू कंप्लीट? हाउ लॉन्ग डेज का पूछा है, एक्स। तो कुछ लोगों ने पिछली एग्जांपल में पूछा था, सर हमें कैसे पता चलेगा एरो? ये एरो आप अपनी मर्जी से ड्रा कर रहे हैं, आपको कुछ नहीं पता, ये एरो आप अपनी मर्जी से ड्रा कर रहे हैं, ठीक है। ये आपके 2 स्टेप हो गए। उसके बाद आप लोग कंपेयर करेंगे मेन को डेज के साथ। तो कंपेयर करने की जरूरत नहीं है, पहले बता चुका हूँ, मेन और डेज हमेशा इनवर्स होता है। इनवर्स है तो यहाँ पे उल्टा एरो ड्रा करोगे। उसके बाद सिंपल कैलकुलेशंस करोगे, x divided by 40 is equal to 50 divided by 70 is equal to 50 multiplied by 40 divided by 70। जब इसे सॉल्व करोगे तो 28.5 डेज आंसर आएगा। इसमें समझने वाली बात ये थी कि अगर जो चीज कांस्टेंट आ जाए, चेंज ना हो, तो उसको आपने कैलकुलेशन में नहीं लेके आना। अगर कैलकुलेशन में लेके आओगे तब भी आंसर से फर्क नहीं पड़ेगा। आप बात में से 3 क्वांटिटीज करके कंपेयर कर ले, जब 3 करवा दूंगा आप आंसर आपको यही सेम देगा। क्लियर है ये क्वेश्चन? चलिए अब आगे बढ़ते हैं, 3 क्वांटिटीज करते हैं। 3 क्वांटिटीज से ज्यादा नहीं आती, कभी 3 आए भी नहीं है, बट मैं 3 करवा देता हूँ, 2 ही आती है। क्वेश्चन लिखें, अ फैक्ट्री मैन्युफैक्चर्स, एग्जांपल है एक फैक्ट्री है, ए फैक्ट्री मैन्युफैक्चर्स
560 fans in 7 days with 20 machines. How many fans would be manufactured in 12 days with 18 machines? क्वेश्चन रिपीट कर देता हूं। एक फैक्ट्री है, ए फैक्ट्री मैन्युफैक्चर्स 560 फैंस इन 7 days with 20 machines. How many fans would be manufactured in 12 days with 18 machines? तो यहाँ पे देखिए एक 560 फैंस की बात हो रही है, डेज की बात हो रही है, मशीन्स की बात हो रही है। तो इट मींस तीन चीजें हैं और फैन और वो सारी चीजें चेंज हो रही है। फैंस ठीक है, एक क्वांटिटी होगी, डेज दूसरी क्वांटिटी होगी, मशीन्स तीसरी क्वांटिटी होगी। अच्छा, ये ऑर्डर मैटर नहीं करता कि आप पहले फैंस लिखे, डेज लिखे, मशीन्स, जवाब आपको एट द एंड सेम आता है। आप पहले मशीन भी लिख सकते हैं। वो कहता है फैन फैक्ट्री मैन्युफैक्चर्स 560 फैंस इन 7 days with 20 machines, ठीक है। हाउ मेनी फैंस, तो ये आपका अननाउन हो गया, ये जो फैंस है ये आपका अननाउन हो गया। उसने पूछा हाउ मेनी फैंस वुड बी मैन्युफैक्चर्ड इन 12 days with 18 machines। यहां तक क्लियर है? अब हम क्या करेंगे, इस चीज को हम अननाउन की तरफ से ऊपर एरो ड्रा करेंगे, ठीक है। यहाँ पे गौर से देखें, इस चीज को समझे, उसके बाद नोट करने के लिए टाइम दूंगा। आपने यहाँ पे एरो ड्रा कर लिया है। अब स्टेप 2 में आप लोग क्या करें, स्टेप 3 में कंपेयर फर्स्ट अननाउन फैन को कंपेयर करें किसके साथ, डेज के साथ, ठीक है। उसके बाद क्या करें, फैंस को कंपेयर करें किसके साथ, मशीन्स के साथ। आपने क्या करना है, आपने पहले एक अननाउन को, फैंस को सेपरेटली कंपेयर करना है डेज के साथ। उसके बाद आपने फैंस को कंपेयर करना है मशीन के साथ, ठीक है। फिलहाल मशीन्स को छोड़े, फर्स्ट अननाउन, बाकी बैकग्राउंड सेम रहती, सवाल की बैकग्राउंड अपने ज़हन में रखी। क्या है, फैक्ट्री है, तीन चीजें, बीम, फैंस और मशीन्स। मैं कहता हूं यार कि 10 दिनों में, ठीक है, मशीन कांस्टेंट, थर्ड क्वांटिटी को कांस्टेंट रखे अपने ज़हन में, मशीन चेंज नहीं हो रहा है अपने ज़हन में, ये भी ना देखें, पढ़ रहे हैं ज्यादा जनरल एजम्पशंस। यार 10 दिनों में 20 फैंस प्रोड्यूस हो रहे हैं, तो 20 दिनों में अगर उसी तरह वही फैंस वही मशीन होंगे, कांस्टेंट होंगे, तो 20 दिनों में ज्यादा फैंस प्रोड्यूस होंगे। जितने ज्यादा दिन मशीन चलेंगे उतने ज्यादा फैंस प्रोड्यूस होंगे। तो इट मींस यार ये डायरेक्ट प्रोपोर्शन है। इस बात की समझ आ गई यार, जितने ज्यादा दिन काम होगा उतने ज्यादा फैंस प्रोड्यूस होंगे। यहाँ तक क्लियर है? अब हम बात करते हैं फैंस और मशीन्स की। यहाँ पे देखें, अब डेज को आपने ज़हन में नहीं लाना, अब आपने डेज को ज़हन में नहीं लाना, ठीक है। आप सिंपल कहेंगे कि यार 10 मशीन्स हैं, तो इट मींस 50 फैंस प्रोड्यूस कर रही है, कोई भी नंबर अपने ज़हन में ले, डेज कांस्टेंट रखे। तो यार अगर 20 मशीनें होंगी तो उनकी स्पीड डबल हो जाएगी, तो वो 100 फैंस प्रोड्यूस करेंगे। इट मींस यहाँ पे डायरेक्ट रिलेशन है। आपने सिंपल इन दोनों चीज को कंपेयर करना है अलग अलग, पहले अननाउन को डेज के साथ, फिर इस अननाउन को मशीन के साथ, ठीक है। तो ये भी डायरेक्ट है। फिर इतनी रिफ्लेक्शन होती है, मैंने नीचे लिखा है, कोई बात नहीं। 50 और 50 के साथ 10 के साथ 50 किया है, 60 के साथ 100 किया है।
ठीक है, ये एग्जैक्ट नहीं है आपके समझने के लिए। आप कहें कि यार एक मशीन 2 फैंस प्रोड्यूस कर रही है तो 2 मशीनें 5 फैंस प्रोड्यूस करेंगी, वो आपको समझाने के लिए कि यार फैंस और मशीन्स का क्या ताल्लुक है आपस में। फैंस और डेज का मैं बता देता हूँ। देखें, मशीन्स को कांस्टेंट रखें, मशीन को साइड पे करें, एट ए टाइम एक चीज को देखें। मैं कह रहा हूँ कि यार 10 दिनों में 20 पंखे बन रहे हैं, ठीक है, मशीन्स कांस्टेंट पीछे जहन में रखें, मशीन्स का ना काम ही ना ले आए, सवाल को अपने जहन में रखें कि यार ठीक है 10 दिनों में 20 पंखे बन रहे हैं, इट मीन्स जितने ज्यादा दिन काम होगा 20 दिनों में 40 पंखे बनेंगे। जितने ज्यादा दिन मशीन्स चलेंगी, जितने ज्यादा दिन काम होगा मैं क्या बंगालियों की तरह स्टार्ट हो गया हूँगा, जितने ज्यादा दिन काम होगा उतने ज्यादा फैंस बनेंगे। ठीक है, तो इट मीन्स देयर इज, आपने यहाँ पे अपनी एजम्पशन नहीं करनी है कितने फैंस कितने, बस आपके स्ट्रॉन्ग माइंड में कॉमन सेंस आप में होनी चाहिए और प्रैक्टिस के साथ साथ आपको आती जाएगी। आपने यहाँ पे सिर्फ इन 2 क्वांटिटीज को, इसे सारा प्रॉब्लम बुझा है कि यार मशीन को छोड़े 10 दिन में इतने पंखे बन रहे हैं, इट मीन्स वही फैक्ट्री है, वही मशीन है, सब कुछ कांस्टेंट है, बस डेज और फैंस चेंज हो रहे हैं। जितने ज्यादा डेज लगेंगे उतने ज्यादा फैंस प्रोड्यूस होंगे। फिर फैंस और मशीन में डेज को छोड़ दें, फैंस और मशीन को दोनों डायरेक्ट है तो यहाँ पे सेम डायरेक्शन में एरोज ड्रॉ करोगे। ठीक है, दोनों डायरेक्ट है, फैंस और डेज, तो यहाँ पे सेम, यहाँ भी डायरेक्ट, यहाँ भी डायरेक्ट, यहाँ भी डायरेक्ट, यहाँ भी डायरेक्ट। अब कैलकुलेशन में थोड़ी चेंजेस आएंगी। अब कैलकुलेशन कैसे करोगे, अब कैलकुलेशन कैसे करोगे, देखिए उसी तरह x डिवाइडेड बाय 560, ये तो उसी तरह रहेगा। यहाँ पे डेज टेल 12 के साथ है, देखें x की टेल 12 के साथ है, 12 डिवाइडेड बाय 7 मल्टीप्लाई बाय, यहाँ पे टेल x के साथ है, यहाँ पे टेल 18 के साथ है, 18 डिवाइडेड बाय 20, बस मल्टीप्लाई करो थर्ड क्वांटिटी और उसकी टेल देखो, तो ये हो जाएगा 560 मल्टीप्लाई बाय 12 मल्टीप्लाई बाय 18 डिवाइडेड बाय 7 मल्टीप्लाई बाय 20। 560 को मैं यहाँ पे लेके आया और 7 को 20 के साथ मल्टीप्लाई कर दिया है। जब ये करोगे तो आपको आंसर देगा 864। जी जी करें, क्वेश्चन करें। मैं यूनिवर्सिटी प्रोपोर्शनल का करवा देता हूँ सर। मैं आपको वही कह रहा हूँ कि वैल्यूज को छोड़ दें, कहाँ पे किस वो जो उसने वैल्यूज दी गई है उसे छोड़ दें आप। मैंने इसलिए यहाँ पे कह दिया इस चीज को छोड़ दें, इसे ना देखें। स्टार्ट में मैंने आपको कहा था कि आप कंफ्यूज करेंगे। प्रोपोर्शनलिटी फाइंड करने के लिए आप लोग पहले इन दोनों की कंपैरिजन करेंगे, प्रैक्टिस के साथ आपको ये क्लियर हो जाएगा। चाहे ठीक है, मैं ये रेस कर लेता हूँ, मैं एक इनवर्स का कर देता हूँ। इसमें प्रोपोर्शनलिटी इंपॉर्टेंट है, इसमें मोस्ट इंपॉर्टेंट ये है कि यार आप लोग रोज और कॉलम्स लिखें और फिर उसे बताएं हाईलाइट करके कि देयर इज डायरेक्ट प्रोपोर्शनलिटी बिटवीन दीज 2 क्वांटिटीज। इसमें मेन गेम सारी प्रोपोर्शनलिटी के, सही प्रोपोर्शनलिटी बता दोगे तो 3 मार्क्स मिल जाएंगे। एक और कर देते हैं, उससे आपको और क्लियर हो जाएगा। लिखें, इफ 4000 रुपीज, if 4000 rupees are sufficient, if 4000 rupees are sufficient for a family of 4 members, for 40 days, then for how many days? ₹15,000 will be sufficient
for a family of 5 members. ठीक है, क्वेश्चन रिपीट कर देता हूँ कि 4,000 rupees are sufficient for a family of 4 members for 40 days, then for how many days 15,000 rupees will be sufficient for a family of 5 members. अब देखें यहाँ पे 3 चीजें हैं, rupees 4,000, family members 4 members for 40 days. तो आप क्या करेंगे, सबसे पहले यही लिखेंगे फैमिली मेंबर्स। चले मैं यहाँ पे ताकि आप लोग मिक्स ना करें, फैमिली मेंबर्स लिख लेता हूँ, एक चीज है। दूसरी मैं लिख लेता हूँ डेज, तीसरी मैं लिख लेता हूँ रुपीस। ठीक है, वो कहता है 4 फैमिली मेंबर्स के लिए 40 डेज और 4,000 रुपीज। 5 फैमिली मेंबर्स के लिए एक्स आपसे डेज पूछा है, फॉर हाउ मेनी डेज, ये आपका एक्स होगा, 15,000 रुपीज विल बी सफिशिएंट। हम क्या करेंगे, अननाउन डेज हैं जैसे एरो डाल देंगे। अब हम लोगों ने कंपैरिजन करनी है, मैं लिख के फिर आप लोगों के पास आता हूँ। फैमिली मेंबर्स, मेंबर्स लिख लेता हूँ, चलो मेंबर्स, उसकी कंपैरिजन करूंगा डेज के साथ। ठीक है, और इसी तरह डेज है रुपीस की करूंगा डेज के साथ। यहां तक लिख लें। यार जिस मर्जी साइट पे करो उससे फर्क नहीं पड़ता, आपने कंपैरिजन करनी है। यहाँ पे मैंने मशीन्स यहाँ लिखा है, डेज वहां, डेज और मशीन्स को मैं यहाँ ले आऊं, उससे फर्क नहीं पड़ता। कंपैरिजन प्रोपोर्शनलिटी कभी चेंज नहीं होगी। आप कहते हो कि यार मैं डेज यहाँ पे लेके आऊं, मेंबर्स यहाँ पे, उससे फर्क नहीं पड़ता। अब यहाँ पे देखें, मैं कहता हूं वो बात किस चीज की हो रही है, वो कहता है कि यार एक फैमिली है जिसमें से इतने लोग हैं और खुराक की बात हो रही है, राशन की बात हो रही है, ठीक है, पैसों की बात हो रही है। यार 4,000 रुपए एक फैमिली के लिए 4 दिन के 4 मेंबर्स के लिए 40 डेज के लिए सफिशिएंट है। अगर 15,000 रुपए होंगे और मेंबर्स 5 हो जाएंगे तो कितने दिन के लिए वो सरवाइव करेंगे। तो उस सारे को छोड़ दो, यहाँ पे मेंबर्स और डेज कंपेयर करते हैं, कीपिंग रुपीस कांस्टेंट। मैं कहता हूं कि यार आप लोग के घर में आप 3 बहन भाई हैं, ठीक है, और आपके मामा बाबा कहीं पे गए हैं और आपको खुराक या राशन छोड़ के गए हैं, ठीक है। मैं कहता हूं कि यार 3 फैमिली मेंबर्स होंगे, उनका दिन 10 दिन के लिए उनकी खुराक हो जाती है, ठीक है। मैं कहता हूँ यार उनके 10 डेज के लिए खुराक रह जाती है। खुराक कांस्टेंट है, मतलब रुपीस कांस्टेंट है। यार उनका गुजारा 4,000 रुपए है, 4,000 रुपए 10 दिन निकाल लेते हैं, ऑनलाइन ऑर्डर करते हैं या कुछ भी करते हैं 10 दिन। अब मैं कहता हूँ कि यार इनके कजन आ जाते हैं और उनके मामा बाबा आ जाते हैं, 7 फैमिली मेंबर्स होंगे, रुपीस कांस्टेंट होंगे, तो खर्चा ज्यादा होगा, कम दिन के लिए करेंसी हो जाएगा, कम दिन के दिन के पैसे आएंगे। तो इट मींस कि यार जब फैमिली मेंबर्स ज्यादा होंगे तो कम डेज के लिए लोग गिवन रुपीस पे, आपने पीछे माइंड में यहाँ पे रुपीस कांस्टेंट रखते हैं, तो इट मींस यहाँ पे इनवर्स प्रोपोर्शन होगा। इस बात की समझ आ गई है? तीन फैमिली मेंबर्स हैं और उनके पास रुपीस कांस्टेंट है, आपने डेज के साथ कंपेयर करना है, ठीक है। अब इसी तरह मैं कहता हूँ कि यार यहाँ पे डे, मैंने कहा था आप अननाउन को हमेशा नोन के साथ, दोनों नोन के साथ अलग अलग कंपेयर करोगे। अब मैं रुपीस और डेज की बात करता हूँ, कीपिंग फैमिली मेंबर्स कांस्टेंट। अब नंबर जाके मैं कह रहा हूँ कि यार मेरे पास में अकेला बंदा हूँ, 15,000 रुपए हैं और मैं उसमें से महीने निकाल लेता हूँ। मैं कहता हूँ अगर मेरे पास 30,000 रुपए होंगे तो इट मीन्स मैं 2 महीने निकाल लूंगा। इट मीन्स यार
जब रुपए बढ़ रहे हैं तो डेज भी बढ़ रही है, जितने ज्यादा पैसे होंगे उतने ज्यादा रुपए चल जाएंगे, तो यहाँ पे डायरेक्ट प्रोपोर्शन होगा। इस बात की समझ आ गई? प्रैक्टिस के साथ आपको क्लियर हो जाएगा। आपने वो तीसरी चीज बीच में नहीं घुसानी और न ऊपर ये वैल्यूज देखनी है कि 4000 15000, आपने सिर्फ इन दोनों की कंपैरिजन बारी बारी करनी है, कीपिंग द अदर क्वांटिटीज आउट ऑफ योर माइंड या कांस्टेंट। बस यहाँ पे डायरेक्ट है, सिंपल क्या करो, फैमिली मेंबर्स और डेज का आपस में इनवर्स है, तो यहाँ पे एरो नीचे आएगा। ठीक है, यहाँ पे एरो नीचे आएगा। ठीक है, यहाँ पे एरो क्योंकि इनवर्स है, डेज और रुपीस के केस में डायरेक्ट है, तो ये एरो ऊपर सेम डायरेक्शन में जाएगा। अब कैलकुलेशंस कर लो। कैलकुलेशंस में क्या करो, x डिवाइड बाय 40 इज इक्वल टू 15,000 डिवाइड बाय 4,000 मल्टीप्लाई बाय, यहाँ पे यहाँ पे 4 डिवाइड बाय 5, ये इसके साथ कट जाएंगे, 15 मल्टीप्लाई बाय 4 मल्टीप्लाई बाय 40 डिवाइडेड बाय 5 हो जाएगा। जब आंसर निकाल लोगे तो ये आपके पास 120 डेज आ जाएंगे। कंपैरिजन आपने उससे करनी है, पहले जो अननाउन है, जो भी अननाउन है, एक्स जिसमें होगा वो अननाउन होगा, वो डेज अननाउन हो गए। डेज को आपने एक दफा मेंबर्स के साथ करनी है, दूसरी दफा रुपीस के साथ करनी है। कैलकुलेशंस खुद कर लें, 120 आंसर आएगा। यहाँ तक क्लियर है? हमारी क्लास 5-6 मिनट एक्सटेंड हो सकती है। अब मैं आपको इसमें से जो मैक्सिमम लेवल तक सवाल आता है, ठीक है, वो करवाऊंगा। उसमें थोड़ी बहुत कंफ्यूजिंग होगी, बट मैं एक ट्रिक बताऊंगा, उस ट्रिक के थ्रू आप लोग वैसे क्वेश्चन टेकल करेंगे। ठीक है, हिंट वर्ड उसमें से दूंगा। 4 कैंसिल किधर होगा यार, कैंसिल कर लो। 40 मल्टीप्लाई 12, कैलकुलेशंस पे थोड़ी बहुत कैलकुलेशंस करो, आंसर 120 आता है। कौन सा 4 कैंसिल होगा? हाँ, ये कैंसिल हो गया, तो 15 मल्टीप्लाई बाय 40 कर दो, डिवाइड बाय 5 कर दो, तो आंसर ऐसे आ जाएगा। कैलकुलेशंस खुद कर लेंगे आप लोग। अब इस क्वेश्चन में काइंडली गौर करें, मैं जो हिंट बताऊं वो इससे ज्यादा समझने की कोशिश ना करिए। एडवांस लेवल का है बहुत ही, और मैक्सिमम इसी लेवल तक आता है, एक दफा आया हुआ है 5 साल में, इससे ज्यादा डिफिकल्ट नहीं आता। मैं समझा देता हूँ, मेरे साथ साथ है, लिखे, स्कूल हैज इनफ प्रोविजन, हैज इनफ प्रोविजन, खुराक की बात हो रही है, राशन की, और फूड फॉर 52 डेज। ठीक है, आफ्टर 20 डेज a group of 400 students arrived and the food would have lost 424 days only. How many students are there in school? How many students are there in school actually? ठीक है,
school has enough provisions, ये CSS 2017 में आया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 8 पार्ट बी, क्वेश्चन नंबर 8 पार्ट बी CSS 2017, a school has enough provisions of food for 52 days। एक स्कूल है वहां पे 52 दिन के लिए राशन है। आफ्टर 20 डेज, 20 दिन बाद क्या होता है, ग्रुप ऑफ 400 स्टूडेंट्स अराइव, 400 लोग आ जाते हैं और तब राशन सिर्फ 24 दिन चलेगा। हाउ मेनी स्टूडेंट्स आर देयर इन स्कूल एक्चुअली, ठीक है। ये अभी तक 4 में फंसा हुआ है। चले, यहाँ पे क्या है, डेज की बात हो रही है और स्टूडेंट्स की बात हो रही है। दो ही क्वांटिटीज है, स्टूडेंट्स और डेज। अब देखें, अब मैं जो बता रहा हूँ और से देखें, बाद में नोट करें। यहाँ पे और से ये चीज समझे। यहाँ पे कोड वर्ड है आफ्टर, ठीक है। ये कह रहा है स्कूल हैज इनफ प्रोविजन ऑफ फूड फॉर 52 डेज, 52 दिन के लिए खुराक की। कहता है 20 दिन बाद, 20 दिन बाद क्या होता है, a group of 400 students arrive and the food would have last for 24 days only. How many students are there in school actually? जा रही है? How many students are there in school actually? स्कूल में एक्चुअली कितने स्टूडेंट्स हैं? It means आपको एक्सपांड करना है, ठीक है। और उसने कहा क्या है, a group of 400 students। और से देखें, वो कह रहा है यार आफ्टर 20 डेज क्या होता है, ग्रुप ऑफ 400 स्टूडेंट्स, 400 लोग आ जाते हैं एंड द फूड वुड हैव लास्ट फॉर 24 डेज ओनली। इट मींस शुरू में उसने आपसे क्या पूछा है, x ही पूछा है। शुरू में x पीपल थे, लेट द स्टूडेंट्स इनिशियली बी x। फिर क्या होता है, उस x में से 400 लोग आ जाते हैं। आफ्टर 20 डेज ए ग्रुप ऑफ 400 स्टूडेंट्स अराइव, ठीक है। ए ग्रुप ऑफ 400 स्टूडेंट्स अराइव एंड द फूड वुड हैव लास्ट फॉर 24 डेज। जब इनिशियली हमारे पास कितने लोग थे, उसे हमने कहा x, वो हमने फाइंड करना है, हमारा x हो गया। वो कहता है कि यार शुरू में जितने लोग थे उनके लिए खाना 52 दिन चल रहा था। 20 दिन के बाद 400 स्टूडेंट्स आते हैं। 400 किसके साथ आते हैं, x के साथ। x हमें नहीं पता शुरू में कितने, हम फाइंड करने लगे। जितने भी शुरू में थे उसमें से 400 आ जाते हैं और उनका बसर होता है 24 डेज। तो हाउ मेनी स्टूडेंट्स आर देयर इन स्कूल एक्चुअली, स्कूल में पहले कितने लोग थे, यहाँ पे सारे थे, यहाँ पे कितने डेज आएंगे। आप क्या करेंगे, रेशियो की डेफिनेशन में भी मैंने आपको बताया था, इट्स ए कंपैरिजन ऑफ टू क्वांटिटीज। इसमें से दो क्वांटिटीज को कंपेयर करते हैं एट सेम टाइम। 20 दिन बाद ये लोग एंट्री मारते हैं, ठीक है। तो आप लोग कंपैरिजन 20 दिन बाद स्टार्ट करेंगे। तो यहाँ पे आप लिखेंगे शुरू में 52 दिन थे, 52 माइनस 20 32 डेज के लिए आप कंपैरिजन करेंगे। जब वो 400 स्टूडेंट्स आते हैं, आपने सिंपल क्या करना है, शुरू की उस आपका क्वेश्चन यहाँ से स्टार्ट होता है। सारा कंपैरिजन आपने कब करनी है, जब दूसरा प्लेयर मैदान में आता है। यहाँ तक तो क्लियर है कि 400 स्टूडेंट